चैप्टर 86। वो कहाँ गई थी? अगस्त्या ने बाहर के नजारे को देखते हुए ठंडेपन से पूछा। मिसेज दीवान अपनी सहेलियों के साथ किंग्स क्लब गई थी। रात करीब 8 बजे वे किंग्स क्लब गए। मिसेज दीवान ने मुझे बताया था कि वह उन्हें 10:30 बजे लेने आए, लेकिन इत्तेफाक से डार्क चांद में कुछ हुआ और मुझे जाना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि वो जल्दी वापस आएगी। उन्हें प्रोटेक्ट न करना मेरी गलती है और मैं कोई भी सजा एक्सेप्ट करूंगा। हालांकि आकाश को यह नहीं पता था कि मिष्टी जल्दी क्यों चली गई। वह जानता था कि कुछ हुआ था और चूंकि अगस्त्या उससे यह सवाल पूछ रहा था, इसका आज रात से कुछ लेना देना होगा। वह मिष्टी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उसने इस तरह की दुर्घटना की उम्मीद नहीं की थी और उसने उसे छोड़ने के लिए दोषी महसूस किया। अगस्त्या की आभा ठंडी हो गई। इन्वेस्टिगेशन करो और तुम्हें पता होना चाहिए कि खुद को कैसे पनिश किया जाए। आकाश ने राहत की एक छोटी सी सांस ली और चला गया। आकाश को जाते हुए देखने के बाद ही मिस्टर मोहन स्टडी के अंदर गए। मिस्टर मोहन, क्या चल रहा है? अगस्त्या अपनी डेस्क पर बैठ गया और अपने माथे को रगड़ने लगा। अगस्त्या के हाव भाव देखकर मिस्टर मोहन को पता चल गया था कि वह मिष्टी को लेकर चिंतित है। तो उन्होंने उसे दिलासा दिया, मिस्टर दीवान चिंता मत करिए। मिसेस दीवान शायद अपने बुरे सपने से डर गई थी और अपने तेज बुखार के कारण उन्होंने वैसा व्यवहार किया। मुझे यकीन है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है। अगस्त्या ने एक छोटी सी आह भरी। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा और जल्दी से पूछा, वह कितने बजे घर पहुंची? मिस्टर मोहन इस बारे में बात करने वाले थे, इसलिए उसने तुरंत कहा, वह लगभग 10 बजे वापस आई। वह अपने कमरे में भाग गई थी और नौकरानियों ने कहा कि वह ठीक नहीं लग रही थी। उन सभी ने सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो थक गई है। मुझे लगता है कि मिसेस दीवान को कुछ बुरा लगा होगा। अगस्त्या ने सिर हिलाया, क्योंकि वह भी यही सोच रहा था। क्लब जाने से पहले सब कुछ ठीक था। उसे याद आया कि जब उसने दरवाजा खोला तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बेहद डरी हुई लग रही थी, जैसे कि ठीक उसके सामने कुछ भयानक हो रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने क्लब में कुछ देखा हो जिसके कारण वो सिम्टम दिख रहे थे? यह वह नहीं था जो अगस्त्या को सबसे ज्यादा चिंतित करता था। इसके बजाय यह तब था जब डॉक्टर ने कहा कि वह स्किज़ोफ्रेनिक हो सकता है। क्या वह किसी ऐसी चीज से गुजरी थी जिसके बारे में वह नहीं जानता था? इसके अलावा अगर अगस्त्या गलत नहीं है तो किंग्स क्लब सिंघानिया परिवार का था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सोचा, सिंघानिया परिवार और राजीव सिंघानिया। जब मिष्टी अगली सुबह उठी तो उसे चक्कर आने लगा और पूरे शरीर में दर्द होने लगा। उसे उठने में बैठने में कठिनाई हो रही थी और उसे अपनी उंगलियों में दर्द महसूस हो रहा था। क्या हो रहा है? मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है? उसने सोचा। मिष्टी ने अपना सिर थपथपाया और समय देखने के लिए फोन निकाल लिया। जब उसने समय देखा तो वह इतनी डर गई कि उसने अपना फोन गिरा दिया। 10 बज गए। डैम इट, मुझे ओल्ड विच की क्लास के लिए देर हो रही है। मिष्टी के दिमाग में विचार चल रहे थे। मैं हमेशा उसका टारगेट रही हूँ। इससे पहले जब मैंने मानवी को देखने के लिए उसकी क्लास छोड़ दी तो उसने मुझे ग्राउंड किया। उसने मुझे वार्निंग भी दी कि अगर उसने मुझे दोबारा पकड़ा तो वह मुझे सजा के तौर पर स्पोर्ट्स फील्ड में धूप में खड़ा कर देगी। वह बहुत ईविल है। अगर उसे थोड़ी देर के लिए क्लास के बाहर खड़े रहने की सजा दी जाती तो भी ठीक था, क्योंकि कोई नोटिस नहीं करता था। लेकिन अगर टीचर चाहते कि वह 2 घंटे के लिए खड़ी रहे तो हर कोई उस पर ध्यान जरूर देगा। फिर अगले दिन यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट होगी जिसका टाइटल होगा, मिस यूनिवर्सिटी को स्पोर्ट्स फील्ड में 2 घंटे के लिए खड़े होने की सजा दी गई क्योंकि वह देर से आई थी। मिष्टी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इस तरह उसने अपने दर्द से भरे शरीर को बिस्तर से खींच लिया और बाथरूम में भाग गई। आमतौर पर वह समय पर उठ जाती थी, भले ही उसके पास अलार्म न हो, लेकिन अब वह नहीं जानती कि आज सके साथ क्या हुआ है। वह इस बात से भी नाराज थी कि अगस्त्या ने उसे नहीं जगाया नहीं था और वह नाश्ता करके निकल चुका है। जैसे ही मिष्टी ने अपने दांत ब्रश किए वह अपने आप में बुदबुदा रही थी। जब अगस्त्या उसके कमरे में चला गया तो मिष्टी घबराहट में पैकिंग कर रही थी। कुछ देर तक मिष्टी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपना बैग पैक करने के लिए इधर उधर घूमती रही। अचानक वह रुक गई और हैरानी में अगस्त्या को देखा। हब्बी, तुम काम पर क्यों नहीं गए? सुबह के 10 बज चुके थे। वास्तव में अब 10:30 बज रहे होंगे क्योंकि उसने फ्रेश होने के लिए समय लिया था। आमतौर पर अगस्त्या इसी समय काम पर चला जाता है। मैं आज काम पर नहीं जा रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? अगस्त्या ने उसके चेहरे की बारीकी से जांच की, जो अभी भी पीला था लेकिन बहुत बेहतर दिख रहा था। कल रात उसका जो डर था वह चला गया और वह फिर से खुश दिख रही है। मैं अपनी क्लास के लिए अपना बैग पैक कर रही हूँ। पहले ही 10 बज चुके हैं और मुझे देर हो चुकी है। मुझे आज पनिशमेंट मिलेगी। तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मिष्टी ने विलाप किया। भले ही वह पढ़ाई करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह हमेशा आज्ञाकारी थी और जब तक यह कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता तब तक वह कभी छुट्टी नहीं मांगती थी। डोंट वरी, मैंने पहले ही तुम्हारी छुट्टी की इजाजत मांग ली है। यह देखकर कि वह रोने के कितने करीब था, अगस्त्या ने तुरंत कहा। उसने धीरे से आह भरी, उसके करीब गया और उसके माथे को छुआ। उसका बुखार पहले ही उतर चुका था।
क्या तुमने मेरे लिए छुट्टी के लिए अप्लाई किया? मिष्टी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या यह इसलिए है क्योंकि वह मुझे नींद से उठाना सहन नहीं कर सकता था और उसने सोचा कि वह सोना चाहती है? हाँ फते हुए मिष्टी ने सोचा। स्टुपिड, तुम बीमार हो। क्या तुम मुझे यह नहीं बता सकती? जब अगस्त्या ने उसे खोए हुए देखा तो उसने उसका माथा पीटने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या तुमने कहा कि मैं बीमार हूँ? कोई हैरानी नहीं कि जब मैं उठी हूँ तो मेरा सिर दर्द कर रहा था और यह हर जगह दर्द कर रहा है। मिष्टी ने अपना सिर हिलाया और सोचा, ऐसा लग रहा है कि पुनर्जन्म लेने के बाद वो और ज्यादा बेवकूफ हो गई हूँ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कॉलेज नहीं जाना है? हाँ, यह सोचते हुए मिष्टी उछल पड़ी और अपने बिस्तर पर मुंह के बल गिर पड़ी। अपनी तर्जनी को बाहर निकालते हुए उसने अगस्त्या से कहा, अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे थोड़ी देर और सोने दो। अगस्त्या की आंखों में स्नेह झलका जब उसने उसकी एक्सप्रेशन देखे और कहा, तुम्हें नीचे आकर नाश्ता करना होगा और अपनी दवाई लेनी होगी। मैंने शेफ को भी तुम्हारे लिए दलिया और सूप बनाने के लिए कहा है। उसके बाद तुम सो सकती हो। मैं जागने के बाद अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ले सकती? इसके अलावा मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ। दवा के कड़वे टेस्ट के बारे में सोचते ही मिष्टी की आईब्रो तन गई। अगस्त्या इस उसकी बात पर नहीं हिल रहा था। नहीं, तुम्हें इसे अभी लेना होगा। जब मिष्टी ने यह सुना तो उसने दुख जाहिर करने के लिए मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। यह देखकर कि वह दुखी है, अगस्त्या की टोन नरम हो गई। तुम्हारे ठीक होने के बाद मैं तुम्हें वेकेशन पर ले जाऊंगा। चैप्टर 87। रियली? हम छुट्टी पर कहाँ जा रहे हैं? हम कब जा रहे हैं? मिष्टी अचानक बहुत एनर्जेटिक हो गई। तुम जहाँ चाहो, लेकिन यह तुम्हारे ब्रेक के दौरान होना चाहिए, अगस्त्या ने शांति से कहा। ब्रेक? मिष्टी ने इसके बारे में सोचा और याद किया कि उसे केवल गर्मियों में ही छुट्टी मिलेगी। हालांकि उसका न्यू सेमेस्टर अभी शुरू हुआ है और ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ समय इंतजार करना होगा। अगस्त्या जानता था कि वह क्या सोच रही है और उसने कहा, तुम्हें जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ महीनों में नेशनल हॉलिडे होंगे, मिष्टी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैंने सुना है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी का जल्द ही रेनोवेशन किया जाएगा। मुझे लगता है कि वे तुम्हें तब छुट्टी देंगे, अगस्त्या ने बेपरवाही से कहा। मिष्टी और भी कंफ्यूज थी क्योंकि अतीत में जब वो वहां पढ़ रही थी तो यूनिवर्सिटी में कोई रेनोवेशन नहीं हुआ था। हालांकि अगस्त्या के लिए उससे झूठ बोलना इम्पॉसिबल था। क्या इसका मतलब यह था कि पुनर्जन्म के बाद उसके लिए गए फैसलों की वजह से चीजें बदल रही थीं? अचानक वह बिस्तर से कूद गई और बोली, ठीक है, मैं अभी अपनी मेडिसिन लेने जा रही हूँ। यह देखकर कि वह फाइनली अपनी मेडिसिन लेने के लिए तैयार थी, अगस्त्या ने राहत की सांस ली। लड़कियों को बेवकूफ बनाना एक और स्किल थी जिसे सीखने की जरूरत थी। यह सोचकर उसने अपना फोन उठाया और आकाश को फोन किया, मिष्टी यूनिवर्सिटी के चांसलर से कांटेक्ट करो। लंच करने के बाद मिष्टी ने कड़वी मेडिसिन खाई। उस समय उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि उसे अगस्त्या के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, जो अपनी स्टडी रूम बिजी था। यह सोचकर ही वो किचन में चली गई। शेफ सरला कॉफी बना रही थी। आईब्रो चढ़ाते हुए मिष्टी उनके पास गई और पूछा, क्या यह अगस्त्या के लिए है? सरला अचानक आई आवाज से इतनी हैरान हुई कि वह उछल पड़ी और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हाँ मैडम, मिस्टर दीवान काम करते समय कॉफी पीना पसंद करते हैं। क्या उसे कॉफी के अलावा कुछ और पसंद है? मिष्टी ने इसके बारे में सोचा और उसे एहसास हुआ कि उसने अतीत में केवल उसे कॉफी पीते देखा था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सरला ने इस पर विचार करने के बाद अपना सिर हिला दिया। चाय भी नहीं, ज्यादा क्वांटिटी में कॉफी पीने से हेल्थ खराब होती है और मिष्टी ने सोचा कि यह उसके लिए अगस्त्या की कितनी देखभाल करने का सही मौका है। वेल, मिस्टर दीवान ने पहले कभी चाय का ऑर्डर नहीं दिया, सरला ने असमंजस में कहा। मिष्टी ने तुरंत जवाब दिया, आप यह काम मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देती? मैं उसके लिए चाय बना देती हूँ और आप उसे दे आना। सरला घबरा गई और उसने सोचा, मैडम इसे खुद क्यों नहीं देने जाएंगी? मुझे क्यों देकर आना चाहिए? क्या होगा अगर मिस्टर दीवान गुस्सा हो जाए और मुझे निकाल दे? सरला के चेहरे पर अपनी नौकरी खोने का डर था। रिलैक्स कीजिए, अगर वो गुस्सा होता है तो केवल यह कहना कि मैंने आपसे इसे उस तक पहुंचाने के लिए कहा था। फिर वह आपको दोष नहीं देगा। जब उसने देखा कि सरला कितनी पीली दिख रही है तो मिष्टी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए उसे दिलासा दिया। पूरा स्टाफ अगस्त्या से डरता था, लेकिन वे उसका सम्मान करते थे। अतीत में मिष्टी को भी ऐसा ही लगा था। इस तरह वह जानती थी कि सरला एक मुश्किल सिचुएशन में थी। मिष्टी अगस्त्या की स्टडी रूम में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अतीत में यही वह जगह थी जहां उसने अगस्त्या के बारे में गोपनीय जानकारी चुराई थी और सोनाली को इसके बारे में बताया था। अंत में ट्रेजेडी हुई थी। जैसे ही वह अगस्त्या के स्टडी के पास से गुजरती है, वह सोचती कि अतीत में क्या हुआ था और यह लगातार उसे उसकी गलतियों की याद दिलाता रहता है। सरला ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। चाय बनाकर उसने सरला को दे दी, जो ऐसी लग रही थी जैसे वह मौत का सामना करने वाली है। यह देख मिष्टी हंसे बिना नहीं रह सकी।
हालांकि मिष्टी इस बात से भी थोड़ी परेशान थी कि अगस्त्या को यह पसंद नहीं आएगी। उसने सोचा कि वह कम से कम उसके हेल्थ की खातिर कोशिश तो कर सकती है। शायद उसे पता चलेगा कि चाय का टेस्ट कॉफी से बेहतर है। इस विचार पर मिष्टी शांति से ऊपर चली गई। स्टडी में सरला के हाथ में चाय देखकर अगस्त्या रुक गया और आईब्रो चढ़ा ली। वह इतनी डर गई थी कि उसके पैर कमजोर हो गए थे और उसने अगस्त्या को समझाया, सर, मैडम ने आपके लिए भेजी है। अगस्त्या भड़क गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर ठंडक गायब हो गई और उसने शांति से कहा, इसे नीचे रख दो। सरला ने गहरी सांस छोड़ी और चाय का प्याला डेस्क पर रखने के तुरंत बाद कमरे से बाहर चला गई। अगस्त्या कल रात से सर्विलांस टेप देख रहा था और हाल ही में वह मिष्टी को बाथरूम से बाहर आते हुए देख रहा था। वह कुछ देर हिचकिचाई, फिर दूसरे कमरे में चली गई। यह देखकर अगस्त्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उससे नजरें मिलाए बिना उसने अपना कप पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, यह सोचकर कि यह कॉफी है। जब उसने नीचे देखा तो वह थोड़ा सा हैरान हुआ। एक ठहराव के बाद उसने कप उठाया, उसकी नाक में सुगंध आ रही थी। हैरानी की बात है, उसने सोचा कि इसकी सुगंध अच्छी है। इस विचार पर उसने एक छोटा सा घूंट लिया। उसके मुंह में हल्का कड़वा टेस्ट फैल गया, लेकिन उसके बाद वह मिठास का टेस्ट ले सकता था। वह एक और घूंट लिए बिना नहीं रह सका। मिष्टी ने खुद इसे बनाया? उसने अचानक मेरे लिए चाय क्यों बनाई? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा। अपना ध्यान वापस स्क्रीन पर घुमाया। टेप में लगभग 10 मिनट के बाद कमरे का दरवाजा खुला। मिष्टी को बाहर भागते और दरवाजा बंद करते देखा गया। वह वापस कमरे में नहीं गई और पूरे रास्ते बाहर ही भागती रही, मानो उसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख कर सकता था कि जिस तरह से वो लड़खड़ा रही है, उससे वह घबरा गई थी। उसने क्या देखा था? अगस्त्या ने वीडियो को रोक दिया और आईब्रो चढ़ा ली। कमरे में मौजूद व्यक्ति ने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन यह क्लियर था कि वह डरी हुई थी। अगस्त्या ने अपनी माथे को रगड़ा और हंटर को बुलाया। कल रात किंग्स क्लब में वीआईपी कमरा 101 में क्या हुआ, इस पर किसी ने गौर किया है? मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ कौन था। जी सर। उसका ऑर्डर मानकर हंटर चला गया। दोपहर में दीवान रेजिडेंसी में एक बिन बुलाए मेहमान आया। मिष्टी अपने कमरे में डांस करते हुए खुद का वीडियो बना रही थी। जैसा कि उसका पिछला वीडियो वायरल हुआ था, उसके 10,000 और फॉलोवर्स हो गए थे। अब और भी लोग उससे डांस वीडियो पोस्ट करने के लिए कह रहे थे, और चूंकि वह आज फ्री थी, वह एक वीडियो बनाना चाहती थी और उसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट करना चाहती थी। उस समय सोनाली को विला के एंट्रेंस पर रोक दिया गया था। हेलो, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? गार्ड ने बिजनेस लहजे में पूछा। सोनाली पहले से ही परेशान थी कि मिष्टी प्रैक्टिस के टाइम नहीं आई। कंपटीशन को कुछ ही हफ्ते बचे हैं। भले ही मिष्टी ने उसकी मदद करने का वादा किया था, उसने कोई कार्रवाई नहीं की थी। नेचुरली सोनाली अब और नहीं सह सकती थी और वह उसे ढूंढती हुई आई। अब जब उसे गेट पर रोका गया है तो वह और गुस्सा हो गई। अगर उसने मिष्टी को दीवान परिवार में शादी करने का मौका नहीं दिया होता तो वह इस आलीशान विला की मालकिन होती। ये गार्ड उसे गेट पर रोकने की कभी हिम्मत नहीं करता। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती थी, उतनी ही ज्यादा नाराज हो जाती थी। वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जहां वह अच्छा होने का दिखावा करने की जहमत नहीं उठा सकती थी, जैसे वह करती थी, और चिल्लाई, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मिष्टी की बहन हूँ। क्या मुझे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहिए? क्या यहाँ मजाक चल रहा है? मुझे अभी जाने दो, नहीं तो मैं अपनी बहन से कहूंगी कि वह तुम्हें नौकरी से निकाल दे। उसकी बातें सुनकर गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह नहीं हिला। माफ करें, मैं आपको फिर भी अंदर नहीं आने दे सकता, लेकिन मैं मैडम को बता दूंगा कि उनकी बहन यहाँ है। सोनाली को गुस्सा आ गया, लेकिन यह सोचकर कि यह उसका एरिया नहीं है, वह स्थिति को और खराब नहीं करना चाहती थी। आखिरकार अगर उसने मामले को बदतर बना दिया तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए वो अभी के लिए शांत हो सकती है। मिष्टी को मैसेज मिलने के बाद वह भड़क गई और उसने सोचा कि सोनाली उसे अपनी छुट्टी खुशी से नहीं मनाने देगी। सोनाली शायद परेशान थी क्योंकि वह उसके पास प्रैक्टिस के लिए नहीं आई थी। उसकी आंखें चमक उठीं, फिर उसने उस नौकरानी से कहा जो उसका मैसेज लेकर आई थी। नौकरानी ने उसे सुना और कंफ्यूज्ड होकर चली गई। सोनाली दरवाजे के बाहर अहंकार से खड़ी थी और गार्ड्स को धिक्कार रही थी। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। एक गार्ड की हिम्मत कैसे हुई मुझे दरवाजे पर रोकने की, उसने सोचा। उस समय गार्ड हाउस में फोन बज उठा और फिर गार्ड उसने सोनाली को देखा। तुम क्या देख रहे हो? दरवाजे खोलो और मुझे अभी अंदर आने दो। सोनाली ने अपना सिर उठाया और ऑर्डर दिया, क्योंकि उसे लगा कि कॉल मिष्टी की ओर से है। हालांकि गार्ड ने बेपरवाही से कहा, आई एम सॉरी, हम विला में मैडम को अभी तो नहीं ढूंढ सके, इसलिए मैं आपको अभी अंदर नहीं आने दे सकता। आपको थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। क्या? सोनाली ने अविश्वास से पूछा और अपना हाथ उसके कान पर रख दिया, सोच रही थी कि क्या उसने गलत सुना है। तुम्हें उसे फोन करना चाहिए। तुम उसे क्यों नहीं ढूंढ सकते? क्या वह विला में नहीं है? आई एम सॉरी मिस, लेकिन यह मेरा काम नहीं है, गार्ड ने बेपरवाही से जवाब दिया और उसे नजरअंदाज किया।
सोनाली गुस्से से गुर्राई, जस्ट यू वेट। फिर वह मुड़ी और वापस अपनी कार में बैठ गई और नीलम को कॉल किया। वो मिष्टी की बुरा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। मिष्टी ने अपने डांस वीडियो की शूटिंग पूरी की थी और वर्कआउट करने के बाद वह बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। फिलहाल वह बाथटब में बैठी मस्ती कर रही थी और इंस्टाग्राम कमेंट्स स्क्रॉल कर रही थी। उन कमेंट्स के अलावा, जिनमें उन्हें डांस सिखाने के लिए कहा गया था, उसके फॉलोवर्स ने उससे यह भी पूछा कि उसने अपने कपड़े कहाँ से खरीदे। ये कपड़े अगस्त्या ने मंगवाए थे, इसलिए उसके पास अपने फॉलोवर्स को देने के लिए लिंक नहीं था। इसलिए उसने ब्रांड पर एक नजर डाली और कमेंट्स का जवाब दिया। कुछ मिनट बाद उनके फॉलोअर ने स्क्रीनशॉट के साथ जवाब दिया। हे गर्ला, क्या तुम मजाक कर रही हो? मिष्टी ने फोटो को देखा। उसने ब्रांड ढूंढ लिया था और उसके कपड़े उसके जैसे ही थे। उसने कोई समस्या नहीं देखी और उसे पता नहीं था कि उसके फॉलोअर किस बारे में बात कर रहे थे। टी शर्ट की कीमत 50,000 से ज्यादा है। क्या आप एक अपस्टार्ट हैं? ओह माय गॉड, कौन इसे अफोर्ड कर सकता है? अगर आप इसे और नहीं पहनना चाहती हैं, तो इसे डोनेशन बिन में डाल दें और मुझे बताएं कि कौन सा बिन है। मैं इसे लेने आ जाऊंगी। मिष्टी कमेंट्स देखकर स्पीचलेस थी। पैदा होने के बाद से उसे कभी भी फूड और कपड़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी और उसे सबसे अच्छी चीजें दी गईं जो उसे मिल सकती थी। इसलिए उसने अगस्त्या द्वारा उसके लिए खरीदे गए कपड़ों की कीमत पर कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो जवाब देने वाली थी, नीलम ने उसे कॉल किया। मिष्टी, तुम अपनी बहन को विला में क्यों नहीं जाने दे रही? क्या तुम अब भी उसे अपनी बहन मानती हो? जब उसने कॉल रिसीव की, उसे नीलम की कान में चुभने वाली टोन सुनाई दी। मिष्टी ने अपनी आईब्रो उठाई। जैसा उसने उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। वह सोनाली की पर्सनालिटी को अच्छी तरह से जानती है और उसने अंदाजा लगाया था कि वह उसे बताएगी। उसने सरप्राइज होने का नाटक किया और कहा, सोनाली यहाँ है। मुझे नहीं पता था। मैं घर पर आराम कर रही हूँ क्योंकि मैं आज बीमार हूँ। सोनाली अचानक क्यों आई? उसने मुझे नहीं बताया कि वह आ रही है। लाइन के दूसरे छोर पर एक पॉज था और जब नीलम ने फिर से बात की तो वह ज्यादा नाराज नहीं हुई। उसने मुझे बताया कि उसने गार्ड से तुम्हें बुलाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। वह लंबे समय से बाहर अकेले इंतजार कर रही है। तुम पहले से ही जानती हो कि वो आसानी से बीमार हो जाती है और इस समय बहुत तेज हवा चल रही है, फिर भी तुमने उसे बाहर इतनी देर इंतजार करने दिया। एक अच्छी बहन को ऐसा नहीं होना चाहिए। चैप्टर 88। नीलम ने हमेशा सोनाली का बचाव किया है, इसलिए मिष्टी को यह बातें परेशान नहीं कर रही थी। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, वह मुझे पहले कॉल कर सकती थी। उसने खुद बाहर इंतजार करना चुना, लेकिन अब आप मुझे दोष दे रही हैं। अगर उसने मुझे पहले बता दिया होता तो उसे बाहर इंतजार नहीं करना पड़ता। दीवान परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है, इसलिए वे सेफ्टी को बहुत सीरियसली लेते हैं। सोनाली के लिए गेट पर रुकना नॉर्मल बात है क्योंकि वह अचानक बिना मुलाकात के आ गई। मैं सिर्फ इंसान हूँ, भगवान नहीं। मैं कैसे जान सकती थी कि वह आएगी? माँ, मैं बहुत निराश हूँ कि आप मुझे इसके लिए दोषी ठहरा रही है। नीलम फिर रुकी, फिर माफी मांगते हुए बोली, मिष्टी, मैं केवल सोनाली के लिए परेशान थी। इसे दिल से मत लो, ठीक है? तुम दोनों मेरी प्यारी बेटियां हो और मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। मुझे अभी बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि पिछली इंसिडेंट की वजह से उसके सिर में चोट आई थी और वो आधे घंटे तक बाहर धूप में खड़ी रही। अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम आराम करो। मैंने सोनाली को वापस घर बुला लिया है। मुझे डर है कि कहीं धूप में ज्यादा देर खड़ी होने से उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। मिष्टी ने अपनी माँ से सहमति जताने का नाटक किया और ठंडे चेहरे के साथ फोन रख दिया। अगले दिन यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल ग्राउंड में क्रिस मिष्टी के हाथ में स्केटबोर्ड देखकर हैरान हुआ। वो उसके पास जाने और पूछने से खुद को रोक नहीं सका। हेलो, क्या यह तुम्हारा है? क्रिस ने उसके बगल में स्केटबोर्ड की ओर इशारा किया और काफी हैरान हुआ। आवाज सुनकर मिष्टी ने मुड़कर देखा और अपना सिर हिलाया। तुम स्केटबोर्ड पर बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं भी सीखना चाहती हूँ। मुझे स्केट करना नहीं आता और मैं तुमसे मुझे सिखाने के लिए कहने ही वाली थी। इस बारे में तुम क्या सोचते हो? कम से कम हम 1 साल से ज्यादा समय से क्लासमेट हैं। तुम मुझे सिखाओगे, है ना? मिष्टी ने एक आईब्रो उठाई और पूछा। वह मिष्टी की तारीफों से खुश लग रहा था और उसने कहा, लगता है कि तुम्हारी पसंद आखिरकार इतनी बुरी नहीं है। फिर उसने अहंकार से कहा, क्या हुआ अगर हम क्लासमेट हैं? मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरा समय कीमती है, तो मैं इसे तुम्हें स्केट करना सिखाने में क्यों बर्बाद करूं? मिष्टी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे मुक्के मारने से रोकने के लिए अपनी सारी इच्छा शक्ति लगा ली। यह ठीक है अगर तुम मुझे सिखाना नहीं चाहते, लेकिन क्या तुम अच्छे से मना नहीं कर सकते? फिर वह घूमी और अपना ध्यान स्केटिंग सीखने में लगा दिया। क्रिस ने सोचा कि उसने केवल गुस्से में ऐसा कहा था। आखिरकार वो मिष्टी की पर्सनालिटी को अच्छी तरह से जानता था। उसे दूसरों को माफ करना और भूल जाना आसान था और उसका गुस्सा कम होने के बाद वह उससे फिर बात करने आएगी। अगर वह उससे दोबारा पूछेगी तो वो उसे यह सोचकर सीखा देगा कि वह उसकी क्लासमेट है। इस विचार पर क्रिस ने अपनी नाक हवा में उठाई और मिष्टी के उसके करीब
आने का इंतजार करने लगा। उसने 1 मिनट इंतजार किया, फिर 2। आधे घंटे के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि मिष्टी का उससे बात करने का कोई इरादा है। जब उसने 10 चक्कर पूरे किए तो उसने अपना स्केटबोर्ड पकड़ लिया और वहां गया जहां मिष्टी थी। वह समय पर उसे ताना मारते हुए जानबूझकर मिष्टी के सामने दिखावा कर रहा था। मिष्टी ने उसे नजरअंदाज करते हुए स्केटबोर्ड करना जारी रखा, लेकिन अचानक उसने क्रिस को तेज गति से अपनी ओर आते देखा। वह इतना डर गई कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह आगे गिर गई। क्रिस ने नहीं सोचा था कि वह यह भी नहीं जान पाएगी कि स्केटबोर्ड पर कैसे रुकना है। उसे गिरते देख उसने झट से उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन वह भूल गया कि वह भी स्केटबोर्ड पर है। इससे दोनों जोर से जमीन पर गिर पड़े। मिष्टी कई बार जमीन पर लुढ़की और इतनी दर्द में थी कि उठ नहीं पा रही थी। क्रिस ने तुरंत रिएक्ट किया और उठ खड़ा हुआ, फिर उसकी मदद के लिए आया। तुम ठीक तो हो ना? मिष्टी मुस्कुराई जब उसने देखा कि अपराधी बेशर्मी से अभी भी उसके पास आने की हिम्मत कर रहा है, तो वह इतना आग बबूला हुई कि उसने क्रिस के हाथों को थप्पड़ मार दिया। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। बाद में वह थोड़ी कोशिशों से अपने दम पर उठी और अपने स्केटबोर्ड पर लंगड़ा कर चला गई। जब क्रिस ने देखा कि वो सच में गुस्सा है, तो वह खुद से गुस्सा हुआ और अपने किए पर पछताया। यह उसकी गलती थी, क्योंकि भले ही वह जानता था कि वह नौसिखिया है, फिर भी उसने उसे धमकाया। वह थोड़ा चिंतित था क्योंकि वह बुरी तरह गिर गई थी। पहली बार जब वह स्केटबोर्ड पर बैठी तो मिष्टी केवल अपने घुटनों पर गिर गई और उसके बाद वह सावधान रही और फिर कभी नहीं गिरी। यह गिरावट काफी सीरियस थी क्योंकि उसकी हथेलियों और घुटनों को बुरी तरह से चोट पहुंची थी। उसे जलन हो रही थी और उसके पूरे शरीर में दर्द भी हो रहा था। क्रिस जानता है कि वह दोषी है और चुप रहा। जब वह क्लास में लौटा तो मिष्टी पहले से ही उसके पास बैठी थी और आराम कर रही थी। वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप बैठ गया। पूरी क्लास से गुजरने के बाद क्रिस ने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन मिष्टी बिना किसी हिचकिचाहट के पहले ही अपना बैग लेकर भाग गई। यूनिवर्सिटी के बाहर एक जानी पहचानी कार उसका इंतजार कर रही थी। मिष्टी हाथ में स्केटबोर्ड लिए कार की ओर दौड़ी। उसे हर जगह दर्द हो रहा था और चूंकि यह जांचना इनकन्वीनियंट था कि क्या उसे कहीं और चोट लगी है, उसने अपने दिखाई देने वाले घावों से खून धोया। उसने सोचा कि वह उस दवा का इस्तेमाल कर सकती है जो अगस्त्या ने उसे घर पर दी थी और भगवान से प्रार्थना की कि यह निशान नहीं छोड़ेगी। जैसे ही वह कार के पास पहुंची, कार का दरवाजा खुल गया और अंदर का आदमी उसे घूरने लगा। मिष्टी का खराब मूड तुरंत खिल उठा और वह भागी। हब्बी, तुम यहाँ क्यों हो? जब अगस्त्या ने देखा कि वह अभी भी अपना स्केटबोर्ड पकड़े हुए है, तो वह थोड़ा नाराज हुआ। इसे पीछे फेंक दो। वेल, मिष्टी ने सिर हिलाया और स्केटबोर्ड को ट्रंक में डाल दिया। अपनी चोट के बारे में सोचते हुए वह कार में चढ़ गई और अगस्त्या को दिखाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। दुखी होकर उसने कहा, मैं आज फिर गिर गई। अगस्त्या ने एक लंबा चेहरा खींचा। तुम्हें इतने खतरनाक खेल से खेलने की इजाजत नहीं है। मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है, इसलिए इसे वहीं छोड़ देना बेकार होगा। दरअसल यह काफी मजेदार है। जैसे ही उसने बात की, उसने अपना हाथ खींच लिया, लेकिन अगस्त्या ने उसे पकड़ लिया और कहा, हिलो मत। मिष्टी रुक गई। अगस्त्या ने फिर क्रिस्टल क्लियर मरहम की एक ट्यूब कहीं से निकाली और उसे धीरे से उसकी हथेली में रगड़ा। उसे यह मरहम कहाँ से मिला और क्या वह मुझे लेने आया है, क्योंकि वह जान गया था कि मैं गिर गई हूँ? मिष्टी ने सदमे में मरहम को घूरते हुए सोचा। मिष्टी ने महसूस किया कि अगस्त्या के बॉडीगार्ड सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट कर रही है और वह देरसबेर इसका पता लगा लेगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे लेने आएगा, क्योंकि वह घायल हो गई थी। मिष्टी ने उसकी ओर देखा, टच फील कर रही थी। अचानक उसने सोचा कि आज का गिरना इसके लायक था। क्या उसे कल फिर से गिरना चाहिए? अगस्त्या को लग रहा था कि वह क्या सोच रही है। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने कहा, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक स्केटबोर्ड से मत खेलना, ठीक है? मिष्टी ने ठहाका लगाया और सिर हिलाया। ठीक है, घाव वैसे भी जल्दी ठीक हो जाएगा। जब वह घर गई तो उसे सोनाली से एक मैसेज मिला जिसमें एक डांस की लिंक थी जो वह करने वाली थी। मिष्टी ने उसकी ओर देखा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उसका डांस ठीक वैसा ही था जैसा उसने अतीत में चुना था। यह बहुत अच्छा है क्योंकि मिष्टी को अब प्रैक्टिस करने या वह वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। हाल ही में मौसम बहुत अच्छा नहीं है। दिन के समय बहुत गर्मी होती है और रात होने पर आंधी चलती है। मिष्टी को आंधी से नफरत है क्योंकि उसके जीवन के सबसे अंधेरे समय के दौरान वह हर दिन केवल गड़गड़ाहट सुनती थी। यह ऐसा था जैसे भगवान ने सोचा था कि वह काफी दयनीय नहीं है। हालांकि पिछली रात उसका सपना थोड़ा धुंधला था, फिर भी उसे कुछ चीजें याद थी। नहाने के बाद उसने शीशे में घाव को देखा। उसकी पीठ के एक हिस्से में दर्द और सूजन थी। जब वह जमीन से टकराई तो शायद वह किसी पत्थर से टकराई होंगी। जब वह मुड़ी तो वह दंग रह गई क्योंकि वहां एक बड़ी चोट थी। पजामा पहनकर वह बेचैनी से सीधे अगस्त्या के कमरे की ओर भागी। यह सीरियस गंभीर लग रहा है। क्या उसने अपनी सारी हड्डियां तोड़ ली हैं?
शायद यही कारण है कि उसका कंधा इतना दर्द कर रहा है। मिष्टी ने मुस्कुराहट के साथ अगस्त्या का दरवाजा खटखटाया। अगस्त्या बाथरूम से बाहर निकला ही था कि उसने जोर से खटखटाने की आवाज सुनी। कल रात जो कुछ हुआ उसे याद करते हुए उसका दिल धड़क रहा था। वो तुरंत दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसने मिष्टी को देखा। उसका चेहरा एक चादर की तरह पीला पड़ गया था। क्या हुआ? उसने चिंता से पूछा, इस डर से कि वह पिछली रात की तरह रिएक्ट करेगी। मिष्टी के बाल, जो अभी भी शावर से भीगे हुए थे, उसके कंधों पर ढीले पड़े थे। उसका हल्का ड्रेसिंग गाउन भीग गया था। अगस्त्या को देखते हुए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और बुदबुदाई, लगता है मैंने कुछ हड्डियां तोड़ ली हैं। क्या? अगस्त्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरा कंधा बहुत दर्द कर रहा है। मिष्टी लगभग रो पड़ी। मैंने अभी आईने में अपनी पीठ पर एक बड़ा खरोंच देखा। बस इसे हिलाने से दर्द हो रहा है। अगस्त्या आखिरकार समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रही है। दिन के दौरान क्या हुआ, इस बारे में सोचते हुए उसने सोचा कि शायद यह तब हुआ होगा जब वह स्केटबोर्ड से गिर गई थी। उसकी आंखों के कोने कस गए। उसने सोचा कि मिष्टी को ऐसे खतरनाक खेल से नहीं खेलने देना चाहिए था। तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा, दिन के समय में? क्योंकि यह उस वक्त दर्द नहीं कर रहा था, मिष्टी ने थोड़ा सा नाक चढ़ाते हुए कहा। तुम यह जानते हुए भी कि यह कितना खतरनाक है फिर भी इसे करना चाहती हो। अगस्त्या ने माथे की मालिश करते हुए मिष्टी को डांटा। मिष्टी ने मुंह फुलाते हुए कारपेट की ओर देखा। अगस्त्या ने उसे पूरी तरह से दोष नहीं दिया। वह यह सोचकर थोड़ा निराश था कि अगर वह स्केट नहीं करती तो क्या होता, उसे चोट नहीं लगती। क्या होगा अगर उसने हर दिनों स्केटिंग की? उसे अब हर दूसरे दिन मामूली खरोंच और चोटें लगेगी। पिछली रात उसे तेज बुखार भी था और आज उसे और भी बड़ी चोट लगी है। मिष्टी के एक्सप्रेशन देखकर वो स्पीचलेस था। ओह अंदर आओ, मैं तुम्हारी चोट पर मरहम लगाता हूँ, अगस्त्या ने कहा, जैसे कि उसने उसे माफ करना, प्लीज माफ कर दो, मैं ऐसा फिर से नहीं कहूंगा, चेहरे पर भरोसा करते हुए कहा। मिष्टी की आंखें चमक उठीं और जब अगस्त्या नहीं देख रहा था तो उसके चेहरे पर एक शरारत आ गई। जब वे कमरे में दाखिल हुए तभी अगस्त्या को एहसास हुआ कि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। उसकी चोट उसकी पीठ पर थी, इसका मतलब था कि उसे मिष्टी के कपड़े उतारने होंगे। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसने देखा कि मिष्टी उसके बिस्तर पर बैठी है और मासूमियत से उसकी ओर देख रही है। क्या मुझे अपने कपड़े उतार देने चाहिए? अगस्त्या का आमतौर पर शांत चेहरा थोड़ा हैरान था। क्या हुआ? मिष्टी ने पूछा, उसे चुप होते देख रही थी। कुछ नहीं, बस लेट जाओ और मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, अगस्त्या ने जल्दी से कहा और अपने एक्सप्रेशन छिपाने के लिए दूर हो गया। ओह ओके, मिष्टी ने खुद को कंफर्टेबल रखते हुए सहमति जताई। उसके ड्रेसिंग गाउन ने उसकी ज्यादातर स्किन को ढक दिया था, इसलिए उसे जरा भी परेशानी महसूस नहीं हुई। अगस्त्या जल्दी से मरहम लेकर लौटा। वह एक पल के लिए झिझका, करीब जाने से पहले उसे अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देख रहा था। अपनी ड्रेस ढीली करो, मुझे देखने दो, अगस्त्या ने शांत होकर कहा। मिष्टी ने सिर हिलाया और बटन को ढीला किया, उसे पीछे से नीचे खींचा। अगस्त्या ने बाहर निकलने से पहले अपनी मुट्ठी भींची और धीरे से उसके गाउन को तब तक खींचा जब तक कि उसने हरे और बैंगनी रंग के उस चौंकाने वाले धब्बे को नहीं देखा। उसने सभी विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। अगस्त्या की आईब्रो तन गई क्योंकि उसने अपनी उंगलियों को उसके कंधे के ब्लेड पर हल्के से चलाया, जहां चोट के निशान सबसे गहरे और सबसे क्लियर थे। मिष्टी थोड़ा कांप गई, दर्द में नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी उंगलियां इतनी बर्फीली ठंडी थी कि जब वे उसकी गर्म स्किन के कांटेक्ट में आईं तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दर्द हो रहा है क्या? अगस्त्या ने झट से अपनी उंगलियां हटा ली, उसकी आंखें चिंता से भर गईं। थोड़ा शर्माते हुए मिष्टी ने अपना सिर तकिए में दबा लिया। चैप्टर 89। मिष्टी को कोई गंभीर चोट नहीं थी और कोई फ्रैक्चर भी नहीं था, केवल चोट के निशान थे। अगस्त्या ने धीरे से उसकी पीठ के चारों ओर मरहम लगाया और जब उसने लगाना खत्म किया तो उसने पाया कि वह सो गई थी। अगस्त्या तकिए के खिलाफ उसके गीले बालों को महसूस कर सकता था और उसके शांत चेहरे को देखकर वह उसे जगाना सहन नहीं कर सका। अगस्त्या अपने बाथरूम से हेयर ड्रायर लाया ताकि वह उसके बालों को सुखा सके। शायद मिष्टी को हेयर ड्रायर का शोर थोड़ा परेशान करने वाला लगा क्योंकि उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली थी। अगस्त्या ने काम पूरा होते ही इसे बंद कर दिया और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मिष्टी के हाथ ने किसी तरह उसके बाथरोब के एक कोने को पकड़ लिया था। उसने उसे कसकर पकड़ रखा था, मानो उसे किसी चीज से बांधने के लिए थोड़ी सी सुरक्षा की जरूरत हो। अगस्त्या दूसरे कमरे में जाने वाला था लेकिन यह देखकर वह रुक गया। अगले दिन मिष्टी ने अपने ऊपर से एक हाथ को उठाया जो उसे बिल्कुल भी अपने जैसा नहीं लग रहा था। वह दंग हो गई, यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है और उसने मुड़ने की कोशिश की और देखा कि अगस्त्या उसके बगल में सो रहा है। मिष्टी मौके पर ही जम गई। उसने अगस्त्या की ओर देखा जो अपनी नींद में हलचल करने लगा था। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। मिष्टी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, यहाँ तक कि अपनी बाहें भी नहीं घुमाई। इम्पॉसिबल, वह उसके बेड पर क्यों सो रही है?
और उसके साथ मिष्टी अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई थी जब तक कि उसे याद नहीं आया कि कैसे उसने कल रात उसकी पीठ की चोट के बारे में उसे बताया था। फिर मिष्टी को याद नहीं आ रहा था कि आगे क्या हुआ। अगस्त्या एक लाइट स्लीपर है और जब मिष्टी ने उसे ब्रश किया तब तक वह जाग चुका था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसने मिष्टी सिर के पिछले हिस्से को देखा। बिस्तर से उठने से पहले वह एक सेकंड के लिए दंग रह गया। मिष्टी ने जब उसके कदम बाथरूम की ओर जाते हुए सुने तो उसने सांस छोड़ी और आराम किया। कितना डरावना है। अपने पिछले जीवन में वे केवल अपनी शादी के तीसरे साल में एक ही बिस्तर पर सोए थे और अभी कुछ ही महीने हुए हैं। वह बहुत हैरान थी। उसे इतनी भारी नींद आने की उम्मीद नहीं थी कि वह रात भर उसके बिस्तर पर सोएगी। मिष्टी ने अपने कंधे को हिलाने की कोशिश की और केवल हल्का दर्द महसूस किया। अब ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। विचारों में खोए हुए मिष्टी ने नोटिस भी नहीं किया कि अगस्त्या बाथरूम से बाहर आ गया और ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक उसे अपने सामने खड़े देखकर मिष्टी कूद गई। मैं गलत। मिष्टी हकलाई। उसकी आंखें बेतहाशा इधर उधर दौड़ रही थी। वह नहीं जानती थी कि क्या कहना चाहिए। अपनी ओर से वह जानती थी कि उसके बिस्तर में सोने का मतलब नहीं था, भले ही वह गलती से सो गई हो। अभी भी सुबह है। तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोती, अगस्त्या ने कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी कोमल आवाज सुनकर मिष्टी ने अपने कंधों को लगभग तुरंत आराम दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसे लगे कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है, कि वह उन महिलाओं की तरह है जो उसे अपने बिस्तर पर फुसलाना चाहती हैं। हालांकि वे शादीशुदा है। एक कपल एक साथ सो सकते हैं। वह इतना गिल्टी फील क्यों कर रही है। अपने पिछले जीवन में वे अनगिनत बार एक दूसरे के साथ सोए रहे। वह इतनी डरी हुई क्यों है। मिष्टी ने चुपचाप अपने आप को समझाया और सोने के मूड में नहीं थी, इसलिए वह जल्दी से बिस्तर से उतर गई। नाश्ते के दौरान अगस्त्या ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या अब भी दर्द हो रहा है। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, अब यह दर्द नहीं कर रहा है। अगस्त्या ने सिर हिलाया और कहा, मैं अगले कुछ दिनों में जा रहा हूँ। तुम घर में अकेली रहोगी तो सावधान रहना। ओके, मिष्टी बुदबुदाई। उसने मामले को जारी नहीं रखा, लेकिन वह अंदर से थोड़ा खाली महसूस किए बिना नहीं रह सकी। जब से उन्होंने शादी की, अगस्त्या और वह शायद ही कभी अलग हुए हों। अगले कुछ दिनों का मतलब कुछ भी हो सकता है। सच तो यह है कि मिष्टी को उसकी फिक्र हो रही थी, यह जानते हुए कि उसकी हर एक ट्रिप खतरे से भरी हुई थी। यूनिवर्सिटी में पहली चीज जो उसने देखी वह यह थी कि क्रिस क्लास के दरवाजे के खिलाफ आलसी रूप से झुका हुआ था। अजीब है, क्योंकि वह हमेशा क्लास के लिए लगभग देर से आता था। पास से गुजरने वाली सभी लड़कियां उसकी ओर चुपके चुपके देखने से खुद को रोक नहीं सकीं। जैसे ही वो उसके पास से गुजरती है, खिलखिलाती और शर्माती है। मिष्टी इस बात से थोड़ा हैरान थी कि आज वह इतनी जल्दी आ गया, लेकिन उसे याद आया कि कल क्या हुआ था। उसका चेहरा काला पड़ गया और वह ठंडेपन से उसके पास से गुजारी। एक जानी पहचानी शख्सियत को देखकर क्रिस अधीर हो रहा था। वह तुरंत सीधा हो गया और मिष्टी को देखा, चिंतित लेकिन साथ ही शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। उसकी निराश के लिए मिष्टी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह फर्नीचर का एक टुकड़ा हो, इसलिए उसे यह याद दिलाने के लिए अपना गला जोर से साफ करना पड़ा कि वह यहाँ है। लेकिन मिष्टी ने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया और क्लास में चली गई। हे, क्या तुमने मुझे नहीं देखा, क्रिस चिल्लाया। मिष्टी रुक गई और उसे घूरने लगी। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें देखती हूँ। क्रिस एक सेकंड के लिए दंग रह गया। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि क्या तुम ठीक हो। आखिरकार मैंने ही तुम्हें गिराया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां खोल दी। मिष्टी हंसी। ओह, तो तुम जानते हो कि तुमने मुझे नीचे गिरा दिया था। यह पहले ही हो चुका है और इसे बदलने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। बस इसे फिर मत दोहराना। मिष्टी ने इस्तीफे में अपना सिर हिलाया और बिना पीछे देखे अपनी सीट पर चली गई। उसने क्रिस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो इस बारे में सोचने में बिजी थी कि अगस्त्या अपनी ट्रिप से कब लौटेगा। क्रिस ने उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों के सामने खतरनाक रूप से अंधेरा छा गया। मिष्टी अगस्त्या की चिंता में बिजी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मुसीबत पहले उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। जब मिष्टी दोपहर में लौटना चाहती थी तो उसे एहसास हुआ कि आकाश उसके लिए यहाँ नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि ट्रैफिक के कारण उसे देरी हो सकती है और उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मिष्टी आकाश की कार का इंतजार ही कर रही थी कि अचानक एक काले रंग की कार उसकी तरफ बढ़ी। काले चश्मे में दो आदमी दिखाई दिए और उस पर दुबक गए। मिष्टी का दिल धड़क उठा जब उसने देखा कि वे उसके लिए आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के गेट पर भीड़ थी, लेकिन वे निडर दिख रहे थे और उन्होंने उसे दिन के उजाले में घेर लिया था। कोई और रास्ता न देखकर मिष्टी ने एक गहरी सांस ली और सीधे उनका सामना किया। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? उसने ध्यान से पूछा। उनमें से एक ने जबरदस्ती कहा, हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं, मिस सिन्हा। प्लीज कोऑपरेट। जैसा कि उसने कहा, वह मिष्टी के और करीब आ गया। क्या मुझे खतरा होगा? उसने पूछा। उसे दो आदमियों से कोई जवाब नहीं मिला। मिष्टी का दिल डूब गया था।
वह जानती थी कि वे परेशानी का कारण बन रही हैं और उसे पता नहीं है कि वे कौन है, तो यह क्लियर है कि वे उसके और अगस्त्या के बारे में जानते हैं। अब ऐसा लगता है कि आकाश ट्रैफिक में नहीं फंसा है, बल्कि किसी और ने उसे फंसाया है। उनमें से एक ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी वो बोली, मुझे मत छुओ, मैं आ रही हूँ। मिष्टी ने अपने बैग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और जैसे ही बाकी सभी ने सोचा कि वह आज्ञाकारी रूप से उनकी कार में बैठने जा रही है, मिष्टी मुड़ी और भीड़ की ओर चली गई। हमलावरों ने भी बिजली की स्पीड के साथ रिएक्ट किया, लेकिन जैसा किस्मत में है, पास के वाहनों से गगनभेदी हॉर्न बजने लगे जैसे ही वे उसका पीछा करने वाले थे। मिष्टी समय से दूसरी साइड पर पहुंच गई। उसने रुकने की हिम्मत नहीं की और ट्रैफिक के बावजूद भी भगती रही। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह एक पागल जानवर की तरह आगे बढ़ रही थी, एक कार पर भी ध्यान नहीं दे रही थी था जो उसके रास्ते में आ रही थी। सड़क पर टायरों की गगनभेदी खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। अचानक मिष्टी के पैर की एड़ी मुड़ गई। सदमे में वह जमीन पर गिर गई। क्या आप ठीक है, मिस? ड्राइवर ने हड़बड़ी में उतरकर पूछा। रोज ने उसकी ओर देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। यह वो ड्राइवर था जिसे पिछली बार बुढ़िया ने बेवकूफ बनाया था। उसने बुढ़िया को दूर भेजने के लिए कुछ पैसे भी दिए, इसलिए वह एक नेकदिल इंसान है। आदमी करीब आ रहे थे। मिष्टी तुरंत दर्द से करा उठी। आउच, मेरा पैर, मुझे लगता है कि यह टूट गया है। प्लीज मुझे अस्पताल ले चलो। इस पर ड्राइवर पीला पड़ गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। क्या आप खड़ी हो सकती हैं, मिस? मिष्टी उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सकी। मेरा पैर टूट गया है। क्या आपको लगता है कि मैं खड़ी हो सकती हूँ? ड्राइवर ने अपना होंठ काट लिया और थोड़ा सा शर्मा गया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी उसे ऐसे देखेगी जैसे उसने उसका पैर तोड़ा था। हालांकि मिष्टी के मन में अन्य चिंताएं थी, क्योंकि वह देख रही थी कि आदमी और करीब आ रहे हैं। वे लोग गुंडे थे और वे एक गवाह के सामने उसका अपहरण करने के बारे में 2 बार नहीं सोचेंगे। मिष्टी ने नाटक करना छोड़ दिया और उसकी कार की तरफ भाग गई। चलो चलो, वो लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ड्राइवर ने भी उन लोगों पर ध्यान दिया था जिन्होंने काले कपड़े पहने थे और बाद में उसे एहसास हुआ कि मिष्टी ने उसे बेवकूफ बनाया है। वह चीखने ही वाला था कि मिष्टी उसकी पिछली सीट पर बैठ गई। ड्राइवर केवल चौड़ी आंखों से घूर सकता था, क्योंकि उसने मिष्टी को रोकने में बहुत देर कर दी थी। काले कपड़े पहने आदमियों को खतरनाक तरीके से आते देख उसके पास कार में बैठने और तेजी से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कार में मिष्टी ने आखिरकार राहत की सांस ली, क्योंकि उसने आदमियों को दूर से गायब होते देखा। मुझे अपनी कार में बिठाने के लिए शुक्रिया, मेरा मतलब यह नहीं था। वह सदमे में रुक गई क्योंकि उसने अपने बगल वाले आदमी को देखा। उसकी आंखें किसी जहरीले सांप की तरह तेज और हिंसक थी। वह उसे आलस्य से देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की छानबीन कर रहा हो जो उसकी मांद में आ गया हो। मिष्टी ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जब वे मिले तो उसकी उन आंखों ने उसे इतना चौंका दिया था जिन्हें वह कभी नहीं भूल सकती। वो बेहद ही हैंडसम है। उसके फीचर चार्मिंग और अट्रैक्टिव है। उसने जो काला सूट पहना है वो उसे बेहद खतरनाक बना रही है। अगस्त्या के अलावा मिष्टी को खतरा महसूस होने वाला वह पहला व्यक्ति था। मिष्टी ने घबराहट से लार निगल ली। ड्राइवर ने भी रियरव्यू मिरर से अपने बॉस पर घबराई हुई नजर डाली। यह बेतरतीब महिला उसे मुसीबत में डालने वाली है। उसकी बिना इजाजत के कार में चढ़ने की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसका बॉस घर आने पर उन्हें कुत्तों को खिलाएगा? ड्राइवर ने भी घबरा कर लार निगल ली। उसे इस बात का बुरा एहसास हुआ कि उसके लिए क्या स्टोर है। मैं गलत? आप मुझे चौराहे पर छोड़ सकते हैं, थैंक यू। मिष्टी जल्दी से बुदबुदाई। अब उसकी आंखों से मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सर, ड्राइवर ने उस आदमी की तरफ चिंता से देखा। उसने आखिरकार अपनी टकटकी हटा ली और ठंडेपन से कहा, किसी को भी मेरी कार में बैठने के बाद उतरने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या? मिष्टी भौचक्की हो गई, पूरी तरह से हैरान। इसका क्या मतलब है कि एक बार बैठने के बाद उतरने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए यहाँ रहूं? उसने कहा। राजीव ने जारी रखने से पहले उसे एक नजर देखा। उसके होंठ एक मोहक मुस्कान में मुड़े हुए थे। मेरा मतलब यह है कि जो भी कार में बैठता है वह मेरा है, और अगर तुम मेरी हो तो डेफिनेटली तुम मेरे साथ रहोगी और मेरी सेवा करोगी। तुम मेरे थक जाने के बाद ही जा सकती हो, समझी? मिष्टी ने जोर से सिर हिलाया। माफ करें, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। शादी में तीसरे पक्ष का होना आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे पता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन आपको पहली नजर में मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए। यह गलत है, मिष्टी ने सख्ती से कहा। राजीव थोड़ा स्पीचलेस था। अगस्त्या ने किस तरह की लड़की से शादी की है? हे, मुझे वहां छोड़ दो, मैं वहां से चली जाऊंगी। सामने चौराहे की ओर इशारा करते हुए मिष्टी चिल्लाई। ड्राइवर ने राजीव की तरफ देखा। कोई जवाब नहीं देख वह जंक्शन की ओर चल पड़ा। जैसे ही कार रुकी, मिष्टी उतर गई। थैंक यू वेरी मच। अगर मुझे मौका मिला तो मैं किसी दिन आप सभी को खाने पर बुलाऊंगी।
गुड बाय, वह एक्साइटमेंट से लहराते हुए चिल्लाई। मिष्टी को लगा कि उस आदमी ने बहुत सी अजीब बातें कही हैं, लेकिन उसकी मदद की वजह से वो सही सलामत है। जैसे ही कार चली गई, मिष्टी ने दया के साथ आ भरी। एक बहुत सुंदर आदमी, बहुत बुरा है कि वह थोड़ा पागल है। मिष्टी की जानकारी के बिना उसके शब्द ड्राइवर के कानों में पड़ गए थे और वह इतनी बुरी तरह से हिल गया था कि उसने स्टीयरिंग व्हील को लगभग चीर ही दिया था। अगर उसने इसे सुना तो राजीव ने भी जरूर सुना होगा। रियरव्यू मिरर में अपने बॉस के चेहरे को देखकर वह जानता था कि उसके बॉस को उस महिला को कार से बाहर निकालने का पछतावा है। यूनिवर्सिटी के गेट पर सोनाली और कनिका ने मिष्टी की किडनैपिंग का एपिसोड। वे लोग, क्या वे तुम्हारी बहन के पीछे पड़े हैं? कनिका ने उलझन में पूछा। मुझे शक है, वे मेरी बहन के ड्राइवर होंगे। तुम्हें नहीं पता, मेरी बहन बेतु की बातों पर गुस्सा बहुत करती है, वह इसलिए मेरे जीजाजी ने उसे कुछ बॉडीगार्ड्स दिए। मुझे लगता है कि वह गुस्से में है और अब घर जाने से मना कर रही है। सोनाली ने हल्के से जवाब दिया, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट आ गई। वह क्लियरली जानती है कि ये लोग अगस्त्या के बॉडीगार्ड नहीं है और वे भयानक लग रहे हैं। अगर मिष्टी उनके हाथों में पड़ गई तो वह खत्म हो जाएगी। इसके बारे में सोचते ही सोनाली का दिल खुशी से भर गया। मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो, कनिका ने कहा। आखिरकार उसके मिष्टी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और वह उसकी परवाह नहीं कर सकती है। सोनाली के होंठ चालाकी से मुस्कुराए और मन ही मन में दुआ की वह हमेशा के लिए वापस न आए तो अच्छा है। कार से बाहर निकलते ही मिष्टी ने तुरंत आकाश को कॉल किया। आकाश अभी भी यूनिवर्सिटी के गेट पर मिष्टी की इंतजार कर रहा था। मिष्टी के जाने के कुछ ही समय बाद वह दिखाई दिया और यह मान लिया कि वह अभी भी यूनिवर्सिटी में है, भले ही उसने उसे नहीं देखा था। मिसेस दीवान, क्या आप बाहर है? उसने चिंतित होकर पूछा। आकाश, मैं जॉनसन डिपार्टमेंट स्टोर में हूँ। सावधान रहना, अभी अभी किसी ने मेरी किडनैपिंग करने की कोशिश की थी, चिंता और डर से हांफते हुए मिष्टी ने जवाब दिया। जैसे ही उसने कार से बाहर कदम रखा, उसने अपने आसपास का सर्वे किया और आसपास किसी को सस्पिशियस नहीं देखकर राहत की सांस ली। उसे इतनी जल्दी नीचे उतरने का पछतावा हुआ, लेकिन कार में बैठा आदमी इतना खतरनाक था कि उसकी और रुकने की हिम्मत नहीं थी। उसकी इंस्टिक्ट उसे कार से बाहर जाने को कह रहे थे, इसलिए मिष्टी ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और बिना किसी और हलचल के उतर गई। मिष्टी की बातें सुनकर आकाश का चेहरा चिंता से तन गया और उसे चेतावनी देकर तुरंत कार में बैठ गया। किस्मत से मिष्टी बहुत दूर नहीं थी, इसलिए आकाश कुछ ही समय में उसके पास पहुंच गया था। वह तुरंत कार में बैठ गई और बताने लगा कि क्या हुआ। आकाश ने ध्यान से सुना। चीजें उतनी सरल नहीं थी जितनी वे लग रही थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मिष्टी बच गई। अब आकाश को पूरी जांच पड़ताल करनी है। दिन के उजाले में उसे किडनैप करने की हिम्मत कौन करेगा? जब वे वापस लौटे तो आकाश ने सबसे पहले इसकी सूचना दी। विदेश में अगस्त्या को भी खबर मिली। इस प्रोजेक्ट में कितना समय लगेगा? उसने आर्यन से पूछा, जो उसके पीछे था। कम से कम 3 दिन और। कॉल पर बात करने के बाद अगस्त्या का चेहरा काला पड़ गया। आर्यन ने अंदाजा लगाया कि मिष्टी को कुछ हुआ है। मेरे पास 3 दिन नहीं है। आज रात उन्हें आने को कहो। अगर वे नहीं आए तो डील खत्म करो, अगस्त्या ने सीधे तौर पर जवाब दिया। आर्यन ने सिर हिलाया और चला गया। खिड़की से बाहर विदेशी भूमि को घूरते हुए अगस्त्या ने पहली बार महसूस किया निराशा की लहर ने उसे घेर लिया है। पहले हर बार जब वह जाता था तो उसे कभी कुछ महसूस नहीं होता था और अब किसी के कारण वह तब तक चिंता करना बंद नहीं कर सकता जब तक कि वह उसके साथ न हो। चैप्टर 90। उन लोगों को उसके ठिकाने के बारे में पता होगा, नहीं तो उन्होंने इतनी जल्दी हमला नहीं किया होता। लेकिन उसका ठिकाना सबसे गुप्त था और उसने मिष्टी को घर पर सुबह ही बताया था। रुको, घर। अगस्त्या ने अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस किया। जब मिष्टी आखिरकार घर लौटी तो उसने अपने टेंस कंधों को आराम दिया, लेकिन अभी वह ऊपर ही गई थी कि दरवाजे पर नॉक हुई। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी, अचानक उसका फोन बज उठा। अगस्त्या। क्या वह जानता है कि उसके साथ क्या हुआ, या यह इत्तेफाक था कि घर पहुंचने के तुरंत बाद उसने फोन किया? अभी अभी जो हुआ था उसके बारे में सोचकर मिष्टी का दिल फिर से धड़क उठा। उसने फोन उठाया। हेलो, तुम अभी कहाँ हो? अगस्त्या ने सीरियस टोन में पूछा। मिष्टी उसकी आवाज से बता सकती है कि कुछ गलत था। वह झिटकी, लेकिन फिर से नॉक सुनाई दी। चिल्लाते हुए उसने आवाज उठाई। कौन है? किसी ने अभी अभी आपके लिए एक पार्सल डिलीवर किया है, एक नौकरानी ने जवाब दिया। मिष्टी की आईब्रो असमंजस में आपस में जुड़ गई। पार्सल कौन पहुंचाएगा? उसने ऑनलाइन कुछ भी नहीं खरीदा है। तुम किससे बात कर रही हो मिष्टी? फोन पर अगस्त्या ने पूछा। एक मैड। उसने कहा कि किसी ने मुझे एक पार्सल भेजा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है। यह अजीब है, मिष्टी ने घुंडी घुमाते हुए जवाब दिया। बाहर मत निकलो, अगस्त्या तुरंत चिल्लाया। यह सुनते ही मिष्टी के दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा पहले से ही खुल चुका था। नौकरानी ने तेजी से एक सुई मिष्टी की बाह में चुबाई, जिससे उसके पास रिएक्ट करने का समय नहीं था।
अगले ही पल मिष्टी जमीन पर गिर पड़ी। उसके बगल में उसका फोन जमीन पर गिर गया और स्क्रीन काली पड़ गई। बिना किसी चेतावनी के अगस्त्या की आवाज कट गई। दूसरे छोर पर बीप की आवाज सुनकर अगस्त्या का जबड़ा कस गया। जब हंटर और बाकी लोग मिष्टी के कमरे में पहुंचे तो दरवाजा खुला था लेकिन अंदर से खाली था। अगस्त्या केवल एक दिन के लिए गया और मिष्टी किडनैप हो गई। विला में घुसपैठ होने का एहसास होते ही सभी के चेहरे मुरझा गए। वे प्लान बना ही रहे थे लेकिन जासूस ने इतनी जल्दी कार्रवाई की क्योंकि उन्हें पता था अगर अगस्त्या वापस आ गया तो वे खत्म हो जाएंगे। जल्दी सर्विलांस कैमरों की जांच करो। हंटर दहाड़ा और सब तितर बितर हो गए। जब मिष्टी को होश आया तो वह पूरी तरह से अंधेरे में थी। उसका सिर अभी भी घूम रहा था और उसके हमलावर ने उसे जो भी इंजेक्शन लगाया था उससे वह अभी भी बेचैनी महसूस कर रही थी। जो कुछ हुआ था उसे याद करते ही मिष्टी का दिल डूब गया। उसका अपहरण करने के लिए कौन इतनी दूर तक जाएगा? विला में इस स्टंट को करने और सुरक्षित बचने के लिए हमलावर केपेबल होंगे या अंदर से कोई होना चाहिए। भले ही विला में कई नौकरानियां थी, मिष्टी को कुछ भी नया नहीं पता था। हमलावर यहाँ सदियों से अंडरकवर रहा है। अगस्त्या, उसने उसे फोन पर कहा कि वह दरवाजा न खोले। क्या वह कुछ जानता है? मिष्टी ने निराश होकर सांस छोड़ी। वह इतना भोली कैसे हो सकता है कि उसने सोचा कि घर आने के बाद वह सेफ थी। जैसे जैसे उसकी आंखें अंधेरे में एडजस्ट हो गईं, मिष्टी बता सकती थी कि वह एक छोटे से कमरे में है। यह चौकोर और भरा हुआ था और जंग की तीखी गंध हवा में फैली हुई थी। जैसे ही वह भागने की योजना बना रही थी, बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। एक आदमी और एक औरत बात कर रही हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि वो वही है? बिल्कुल, वे उसे खुद यहाँ लाए हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यह लेडी दीवान एक परी की तरह दिखती है। वे आदमी उसको देखकर ललचा जाएंगे। आदमी ने बड़े प्यार से जवाब दिया। टीच, अगर वह स्नो व्हाइट की तरह भी दिखती है तो यह बेकार है। अगर वह गलत पैर की अंगुली पर कदम रखती है तो वह कुचली जाएगी। जल्दी से उन आदमियों को बुलाओ और उसे अच्छा सबक सिखाओ। क्या वह जाग रही है? महिला ने घृणा से जवाब दिया। मिष्टी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वह धातु के दरवाजे को खुला सुन सकती थी, जिसके बाद कान फटने की आवाज आई। यहाँ तक कि अपनी बंद आंखों से भी वह अपने ऊपर पड़ी रोशनी की चमक महसूस कर सकती। उसके ठीक बाद सस्ते इत्र की तीखी गंध उसके नाक में आ गई। एक महिला उसके पास आई। उसकी आवाज तीखी और ऊंची थी। वाह, बहुत खूबसूरत है यह लड़की। अगर यहाँ हमारी सभी लड़कियां ऐसी दिखती हैं तो हम पर सोने की मुहर लग जाती। मिष्टी पर बिना पलक झपकाए घूरते हुए वह औरत गदगद हो गई। वे जिस जगह पर है वह केंद्र में सबसे गंदे और सबसे सस्ती जगह में से एक है। उन लग्जरी क्लब से हटकर यहाँ लड़कियों को ज्यादातर बरगलाया जाता है और उनके लिए धंधा करने के लिए धमकाया जाता है। शुरुआत में उन्हें काम पर जाने से पहले बहुत मनाना और धमकियां देनी पड़ती हैं, लेकिन अंत में उन सभी ने हर रात काम किया। उनकी सेवाएं बहुत सस्ती थी और बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा था इसकी निगरानी बहुत कम थी। वे महिलाओं को फ्लैशी मेकअप के साथ देखने के आदी थे और जब उन्होंने मिष्टी को बिना मेकअप के देखा तो रानी ने अपना मन बदलना शुरू कर दिया। मेरा मतलब है, उन्होंने इसे हमें दिया है, इसलिए यह लड़की अब हमारी हुई है, तो हम इसे उन आदमियों को क्यों दें? वह एक खूबसूरत लड़की है, हम उसे बेच सकते हैं, जिससे हमें ज्यादा फायदा होगा। ओह, उसकी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं। क्या वो कुंवारी होंगी? आदमी हंसा और अपनी बात जारी रखी। जो भी हो, तुम्हें पता है कि हम उसे यहाँ नहीं रख सकते। जब वह अगस्त्या दीवान लौटेगा तो वह उसकी तलाश में शहर को उल्टा कर देगा। अगर वह उसे यहाँ पाता है तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर रानी ने अपने दिमाग से इस विचार को पूरी तरह से बाहर कर दिया। उसके बॉस का ऑर्डर कि उसे यह काम जल्दी और साफ साफ करना चाहिए। उसका मिशन है मिष्टी को बर्बाद करने के लिए सबसे गंदे और घटिया आदमी को ढूंढना। रानी को नहीं पता था कि लड़की ने किसे नाराज किया था, लेकिन उन्हें इसके लिए पेमेंट मिली और उनके पास अपनी बात रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। या ऐसे परिणाम होंगे जो वे संभाल नहीं पाएंगे। रानी ने एक गहरी सांस ली और मान गई। आदमियों को बुलाओ। उसके साथी ने सिर हिलाया और दौड़ा। वेट। रानी निकलने ही वाली थी कि उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी। उसके लगभग रोंगटे खड़े हो गए और मिष्टी को देखने के लिए मुड़ी। तुम कब? रानी ने झटके से उसकी ओर देखा। मैं कब उठी? तुम दोनों के आने से पहले, मिष्टी ने शांति से जवाब दिया। क्या? यह सुनते ही रानी पीली पड़ गई। क्या उसने सब कुछ सुना जो उन्होंने कहा? मुझे बर्बाद करने के लिए उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए? मिष्टी बहुत शांत रही, जैसे उसे कोई खतरा न हो। दीवान परिवार एक इन्फ्लुएंस और सम्मानित परिवार। अगर उसके साथ गंदे आदमियों ने बलात्कार किया तो उस तरह का परिवार उसे कभी नहीं अपनाएगा। जब तुमने सब कुछ सुन लिया है तो मैं इसे तुमसे छुपाने की जहमत नहीं उठाऊंगी। तुमने गलत पैर पर कदम रखा है, इसलिए तुम यहाँ हो। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। वे मुझे पे भी कर रही हैं। मुझसे बदला लेने के लिए मत आना। तुमने जिसे नाराज किया है उसे दोष दो, रानी ने ठंडेपन से कहा। कौन?
और कितना? मिष्टी सीधी खड़ी हो गई और जानने की मांग की। रानी एक बार फिर हैरान रह गई। हम यहाँ अपने क्लाइंट की जानकारी का खुलासा नहीं करते हैं। कुछ भी बेवकूफी मत करना, आज तुम्हारे लिए बचना मुश्किल होगा। ठीक है, कोई नाम नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मिष्टी ने शांति से पूछा। क्या तुम डर गई हो? तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी कीमत क्या है? 50 लाख, और जब हम काम पूरा कर देंगे तो 1 करोड़ रुपए। मुझे यह अमीर लोग पसंद, क्योंकि वे पैसे पानी की तरह बहाते हैं। मैंने सालों से इतना पैसा नहीं देखा है, रानी ने सिगरेट जलाते हुए कहा। 50 लाख? मिष्टी स्पीचलेस रह गई। मिष्टी ने एक गहरी सांस ली और शांत रहने की कोशिश की। उस महिला ने जो सस्ते कपड़े पहने थे और इस जगह की जो हालत थी, उसे देखते हुए यह जगह समाज के सबसे निचले पायदान से ताल्लुक रखती होगी। यहाँ उसे कोई नहीं ढूंढ सकता है। पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था, और उसे ऐसी गंदी जगह पर ले जाने की क्या टेढ़ी मेढ़ी योजना बनाई है। सोनाली उससे नफरत करती है, लेकिन अभी उसमें ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं है। फिर उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? मिष्टी ने उस महिला को देखा जो अभी सिगरेट पी रही थी। उसके दिमाग में एक विचार कौन था? मैं तुम्हें उसका 10 गुना दूंगी। मुझे बताओ इसके पीछे कौन है? मिष्टी ने सती से कहा। मिष्टी की बात अपने दिमाग में दर्ज कराने से पहले रानी ने अपनी सिगरेट पीनी जारी रखी। तुमने क्या क्या कहा? वह हकलाई और तेजी से खांस रही थी। मैंने कहा उससे 10 गुना। मुझे बताओ कि यह किसने किया? मैं विश्वास करती हूँ कि तुम एक बिजनेस वुमन हो और तुम जानती हो कि कहाँ से लाभ कामना है। मिष्टी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तुम मुझे खरीदने की कोशिश करना बंद करो। तुम अभी यहाँ हो और तुमने जो 10 गुना कहे हैं वो कहा है। और अगर हम तुम्हें जाने देते हैं तो हमारे क्लाइंट हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हम यह जोखिम क्यों ले? क्यों? क्योंकि जो वे तुम्हें देंगे उसका 10 गुना मैं तुम्हें दूंगी। और तुम्हारा जीवन। हंसते हुए मिष्टी फुसफुसाई। उसकी हंसी को देखते हुए रानी के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हारा क्या मतलब है? चैप्टर 91। ओह, बेवकूफ बनना बंद करो। अगस्त्या दीवान मेरे पति हैं। भले ही तुम मुझ पर दांत लगाने में सफल हो गई, मेरे पति तुम्हें जाने नहीं देगा। एक बार जब वह तुम्हें ढूंढ लेंगे तो तुम बच नहीं सकती। अगर हम अभी भी केंद्रा में हैं, तो मुझे यकीन है कि तुम जानती हो कि दीवान क्या कर सकते हैं और अगस्त्या किस तरह का व्यक्ति है। क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे हमलावरों को जाने देगा? इतना कहकर रानी के चेहरे को देखने की जहमत न उठाते हुए मिष्टी बिस्तर पर लेट गई। दूसरी ओर रानी बहुत चिंतित थी। वह पैसे के लिए ऐसा करने के लिए सहमत थी। जिस तरह का उनका धंधा था, वे पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन यह जीवन और मौत का मामला था। उसे सही फैसला लेना था। अगर वे मर गए तो 1 करोड़ रुपए कमाने का क्या फायदा होगा? मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुमने हमसे झूठ बोला और बाद में मरवा दिया, रानी ने मिष्टी को देखते हुए कहा। उसके हाव भाव देखकर मिष्टी समझ गई थी कि वो उसके ऑफर से सहमत है। क्या तुम जंगलों में रह रही हो? आजकल कौन जेब में पैसे लेकर घूमता है? मैं तुम्हें पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकती हूँ। मिष्टी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बंधन से फ्री करने का इशारा किया। यहाँ इसे मुझसे दूर करो और मैं तुम्हें 5 करोड़ ट्रांसफर कर सकती हूँ। जब मेरे पति यहाँ आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि तुमने मुझे बचाया है। वह तुम्हें दोष नहीं देंगे और अगस्त्या तुम्हारा आभारी हो सकता है। दीवान परिवार की सेफ्टी के साथ तुम केंद्रा में जो चाहे कर सकती हो। रानी उसके ऑफर को सुनकर बहुत खुश थी, लेकिन चिंतित थी कि यह मिष्टी की कोई चाल है, इसलिए वो मिष्टी के हाथों में बंधी रस्सियों की गांठ खोलने के लिए आगे नहीं बढ़ रही है। तुम्हारा साथी जल्द ही वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने अगर उन्हें यह ऑफर दिया तो वे उससे वह बहुत खुश होगा। यह आप जानती है। रानी अभी भी झिझक रही थी। ओह, तुम्हारी यह दुविधा काफी है। मैं एक बेबस कॉलेज स्टूडेंट हूँ, आतंकवादी नहीं। तुम इतनी डरी हुई क्यों दिख रही हो? और हम वहाँ हैं जहाँ तुम रहती हो। मैं भाग कर कहाँ जा सकती हूँ? मुझे तो यह भी पता मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मिष्टी ने उसकी ओर अधीरता से देखा। मिष्टी के संकेत पर रानी ने आखिरकार देखा कि उसके सबॉर्डिनेट ने इस जगह को घेर लिया है। ठीक है, जैसा तुम कहोगी हम वैसा ही करेंगे, लेकिन मुझे पूरे 10 करोड़ चाहिए। मिष्टी ने रानी को दिखाया कि वह उसकी डिमांड की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। वैसे भी 2 सेंचुरियन कार्ड वाले व्यक्ति के लिए 10 करोड़ कितना है? इसके अलावा अगर वह अपनी सुरक्षा के लिए पैसे का व्यापार कर सकती है तो वह क्यों नहीं करेगी? वह जानती थी कि वह कितनी भी अमीर क्यों न हो, अगर वह मर गई तो यह उसके लिए पूरी तरह से बेकार होगा। जैसे ही रानी ने उसे खोला, मिष्टी ने अपनी दुखती कलाइयों को हिलाया। उसने अपना फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। डैम इट, मिष्टी ने बेप्सी से रानी की तरफ देखा। उसके रिएक्शन को देखकर रानी के हाव भाव में भारी बदलाव आया। मुझे अपना फोन नहीं मिल रहा है। मुझे यकीन है कि जब उन्होंने मुझे किडनैप किया तो मैंने इसे खो दिया होगा। क्या तुम मुझे अपना फोन उधार दे सकती हो ताकि मैं अपने बैंक अकाउंट तक पहुंच सकूं? मेरा अकाउंट और मेरा कार्ड जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ। मिष्टी ने अपना गला साफ करते हुए कहा। अच्छा
ठीक है। रानी ने अपना फोन मिष्टी को सौंप दिया। मिष्टी ने फोन लिया। यह टूटी स्क्रीन वाला एक घटिया स्मार्टफोन था। उसने स्क्रीन वॉलपेपर पर एक लड़के को पकड़े हुए एक महिला की तस्वीर देखी। उसने अपना सिर उठाया और रानी की ओर देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। काफी समय के बाद वो अपने बैंक अकाउंट तक पहुंच गई। रानी, जिसे डर था कि मिष्टी उसे धोखा देगी, आकर उसके बगल में खड़ी हो गई। जैसे ही मिष्टी ने उसके बैंक अकाउंट को एक्सेस किया, वह स्क्रीन पर घूरने लगी और उस खाते में धनराशि देखकर हैरान रह गई। मिष्टी एक अमीर महिला थी। यह देखकर रानी को मिष्टी पर पूरा विश्वास हो गया। किस्मत से मिष्टी ने पहले अपने सेंचुरियन कार्ड को इस खाते से जोड़ा था, नहीं तो वह अभी बर्बाद हो जाती। उसने उस खास पल में राहत की सांस ली। बार में इतने ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने से अगस्त्या को एक मैसेज जाएगा। वो उसे खोजने के लिए एक सुराग के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अचानक उन्हें बाहर कुछ आदमियों की बातें करने और एक दूसरे का मजाक उड़ाने की आवाजें सुनाई दी। वह लड़की अंदर है। हम लकी हैं कि हमें सोने की बतख मिली। रानी की ओर देखते ही मिष्टी की आईब्रो तन गई। क्या तुम उनसे छुटकारा पा सकती हो? रानी ने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। जैसे ही रानी चली गई, मिष्टी ने मैसेंजर खोला और अगस्त्या को एक मैसेज भेजा। बाहर के लोग रानी के आदमी थे। बेशक वह उनसे छुटकारा पा सकती थी। आखिर इन लोगों को तो पैसा चाहिए था। मैडम, क्या आपको डर नहीं लगता कि यह लड़की हमें धोखा देगी? 25 साल का एक आदमी बोला। क्या तुम्हें लगता है कि वह हमारे एरिया से बच सकती है जब तक हमें पैसे मिलते हैं और हम दीवान परिवार के संरक्षण में हैं? कोई हमें डराने की हिम्मत नहीं करेगा, रानी ने धीमी टोन में कहा। बंटी के बारे में क्या? हम मुर्दा मांस होंगे जब उसे पता चलेगा कि हमने उसे धोखा दिया है। यह कहते ही आदमी डर गया। वास्तव में उनमें से कोई भी इनमें से किसी भी गंदे क्लब या पब का मालिक नहीं था। इस कस्बे में बंटी उन सभी का मालिक है। उन्होंने कभी भी बंटी से इतना बड़ा काम देने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उन्होंने इस काम को गंभीरता से लिया था। हालांकि रानी ने जो कहा उसे सुनकर वे भी ललचा गए। हालांकि जब बंटी को पता चलेगा कि उन्होंने अपने काम को अंजाम नहीं दिया है, तो वो उन्हें मार देगा। जब वे इस बारे में सोचने लगे कि बंटी कितना बेरहम है, तो वे डर गए। रानी ने भी भौहें चढ़ा ली। बंटी ने इतने सालों में इतने भयानक काम किए हैं कि हर कोई उससे डरता है। हालांकि अगर उसने इस गंदी जगह से बचने का अवसर नहीं लिया, तो वह अपना पूरा जीवन यहाँ एक गली के चूहे की तरह जिएगी। बंटी से बचने का यही एकमात्र मौका है। क्या तुम अब भी उसके लिए ये सब भयानक काम करना चाहते हो? रानी ने पूछा। मैंने ऐसी परिस्थितियों में इतनी शांत लड़की कभी नहीं देखी। मुझे उस पर विश्वास है। शायद वह हमें इस शापित जगह से हमेशा के लिए बाहर निकाल सकती है। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। कौन मुक्त और विलासी जीवन नहीं जीना चाहता? उन्होंने ने मन ही मन सोचा। क्या तुम लोगों ने फैसला कर लिया है? एक लड़की की ठंडी आवाज ने उनकी चर्चा में बाधा डाली। अचानक आई आवाज ने उन्हें लगभग डरा दिया। वे जल्दी से इधर उधर घूमे और मिष्टी को देखा। रानी को छोड़कर आदमी मिष्टी से अपनी आंखें नहीं हटा सकते थे। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, रानी को सेल फोन वापस सौंपते हुए मिष्टी ने कहा। रानी ने तुरंत जांच करने के लिए फोन लिया। जब उसने अपने बैंक खाते में राशि देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 10 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। आदमी फोन की जांच करने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने आंकड़े देखे तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। उनके पूरे साल की मेहनत की कमाई ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाख थी। उनमें से कुछ ने मिष्टी को चमकती आंखों से देखा, जैसे वह सोने के अंडे देने वाली बत्तख हो। लालची दिखने वाले आदमियों में से एक ने कहा, जब हमें पैसे मिल गए हैं तो हम तुम्हें क्यों जाने दे? यह सुनकर मिष्टी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि पैसा लेना और अच्छी तरह से जीना बेहतर है, या वादा तोड़कर जीवन भर दौड़ते रहना बेहतर है? कभी कभी लालच न करना और सेटिस्फाइड रहना बेहतर होता है। नहीं तो हो सकता है कि तुम पैसा खर्च करने के लिए जिंदा न रहो। वह आदमी पहले तो अवाक रह गया, फिर उसकी एक्सप्रेशन भयानक हो गए। आखिरकार वह एक धौंस जमाने वाला व्यक्ति था और इससे पहले किसी ने भी उसे लेक्चर देने की हिम्मत नहीं की थी। बस रानी ने उसे रोका। फिर उसने कहा, वह सही है, हमें इस जगह से बाहर निकालने के लिए अभी भी उसकी मदद की जरूरत है। फोटो देखने के लिए बॉस आते ही होंगे। अब हमारे पास बर्बाद करने का समय नहीं है। जब मिष्टी ने फोटो का जिक्र सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अगर उसके पिछले जन्म में ऐसा हुआ तो उसका क्या रिजल्ट निकलता। ऐसा लग रहा था कि कोई अब अगस्त्या और उसके बीच के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके पिछले जीवन में इस पॉइंट पर उनका रिश्ता बिल्कुल भी मजबूत नहीं हुआ था, इसलिए अपराधी को उनके रिश्ते को तोड़ने की जल्दी नहीं थी। लेकिन इस जीवन में ऐसा लगा कि सब कुछ बदल गया है। अचानक कोई चिल्लाया, मैडम, बंटी यहाँ है। क्या? नाम सुनकर वे दंग रह गई। उस पल सभी के हाव भाव काफी बदल गए। तभी मिष्टी को एहसास हुआ कि वह एक ऐसी जगह पर है जो पब जैसी दिखती है।
जिस कमरे से वह निकली वह दूसरी मंजिल पर थी। तीसरी मंजिल पर कई निजी लाउंज हैं। लाउंज साउंड प्रूफ नहीं थे, फिर भी वह कुछ ऐसा सुन सकती थी जो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। ग्राउंड लेवल पर लोग शराब पी रहे थे और डांस फ्लोर पर पागलों की तरह डांस कर रहे थे। इमारत गोल आकार की थी, इसलिए वह जहां थी वहीं से नीचे की हर चीज को देख सकती थी। लोगों की इतनी भीड़ थी कि मिष्टी को अभी भी उस इमारत से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अब हमें क्या करना चाहिए? जब उन्हें पता चला कि बंटी आ रहा है तो वे सभी बहुत घबराए हुए लग रहे थे। चैप्टर 92। मनोज, पहले उसे यहाँ से निकालो। मैं नीचे बंटी से निपट लूंगी। पुलिस को बुलाओ, अगर पुलिस आएगी तो बंटी जरूर भाग जाएगा। मेरे पास अभी भी उसे दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें हैं। रानी कई सालों से इस लाइन में थी, इसलिए वह जल्दी ठीक हो गई। मनोज नाम के युवक ने अपना सिर हिलाया और मिष्टी की ओर देखा। अगर तुमने अपने शब्दों से पीछे हटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगा। वेल, मिष्टी ने सिर हिलाया। अगर तुम्हारी ऐसी करने की हिम्मत होगी, उसने चुपचाप सोचा। मेरे पीछे आओ। मिष्टी का चेहरा इतना कन्विंस था कि किसी को भी इस पर शक नहीं होगा। और तो और, अब उनके पास 10 करोड़ है। अगर हाथ में इतने पैसे हैं तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर उन्होंने बंटी की मदद की तो उसने केवल 25 लाख देने का वादा किया था। बंटी इतना खून चूसने वाला था कि वह शायद उन्हें पैसे भी नहीं देता। मिष्टी पर भरोसा करना ज्यादा फायदेमंद था। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वे आजाद हो सकते हैं। इस तरह सभी ने अपनी आंखों में आशा की एक झलक के साथ मिष्टी को देखा। मिष्टी ने सुरक्षा सुरंग से मनोज का पीछा किया। एक बार जब वे नीचे आ गए, मनोज ने मिष्टी को वापस खींच लिया और जल्दी से छिप गया। सुरंग के दूसरे छोर पर सूट पहने 2 आदमी खड़े थे। वे सुरंग के ठीक बाहर स्मोकिंग कर रही हैं। शश, वे बंटी के आदमी हैं। उस समय मनोज के चेहरे पर बहुत तनाव था। अगर वह मिष्टी को सुरंग से बाहर ले जाता तो दोनों उस पर शक करते। उसने इसके बारे में सोचा और फैसला किया। मैं उन्हें भागता हूँ। बस तब तक भागो जब तक तुम किसी गली में नहीं पहुंच जाती। फिर तुरंत पुलिस को बुलाना। मिष्टी ने उसकी ओर देखा। क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि वह भाग जाएगी और उनके लिए वापस नहीं आएगी, जैसा कि उसने इसके बारे में सोचा ही था? मनोज ने फिर से कहा, अगर तुम पुलिस को फोन नहीं करोगी तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि बंटी कितना क्रूर और डरावना है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उसके आदमी इस शहर में हर जगह हैं। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे और तुम भी नहीं बचोगी। मिष्टी ने सिर हिलाया। मनोज ने एक गहरी सांस ली और लोगों की ओर चल दिया। जब मनोज ने उनसे कुछ कहा तो मिष्टी ने उन तीनों को जाते हुए देखा। एक बार जब वे चले गए तो वह सुरंग के अंत की ओर भागी। वास्तव में सड़क के अंत में एक गंदी और बदबूदार पिछली गली थी। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, गली को बेतरतीब ढंग से रोशन कर रही है। सीन एक हॉरर फिल्म की तरह था। अभी मिष्टी ने गली की परवाह नहीं की। वह बस जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहती थी। गली से बाहर निकलने के बाद उसने मुड़कर देखा तो जर्जर इमारत दिखाई दी, जिसके बोर्ड पर बावड़ी क्लब लिखा हुआ था। जैसे ही वह पुलिस को फोन करने वाली थी, अचानक कुछ याद करते हुए जम गई। फोन। उसके पास फोन नहीं है, वो अगस्त्या को कैसे कॉल करेगी? मिष्टी ने चारों ओर देखा। बेशक यह देर रात है, वह नहीं जानती थी कि वह कितने समय से लापता है। उस वक्त उसे सड़क पर कोई नजर नहीं आया। हालांकि आसपास के एरिया में और भी इमारतें हैं, उनमें से ज्यादातर पब या लाउंज हैं। वे बिल्कुल भी सही जगह नहीं लग रही हैं। अब वह क्या करे? वह यहाँ टैक्सी भी नहीं ले सकती है। वह यहाँ से कैसे निकलेगी? मनोज की बात अब समझ में आ रही थी। वह अब पुलिस को फोन नहीं कर सकती है और अगर बंटी ने उसे देख लिया तो वह बर्बाद हो जाएगी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि बंटी कितना बेरहम और क्रूर है। उसे इस बात का अंदाजा था कि एक बार वो उसके हाथ लग गई तो बचना मुश्किल होगा। उसने अगस्त्या को उसकी लोकेशन भेज दी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसे मैसेज मिला है या नहीं, या वह उसे बचाने के लिए कब अपने आदमियों को भेजेगा। फोटो कहाँ है? पूरे शरीर पर टैटू वाले एक गंजे आदमी ने ठंडेपन से पूछा। वह क्लब के ग्राउंड फ्लोर पर सोफे पर बैठा है और शराब को एंजॉय कर रहा है। हैवी मेकअप के साथ एक चुलबुली महिला उसकी बाहों में थी। इस समय रानी बहुत घबराई हुई थी। उसके चारों ओर कई बॉडीगार्ड्स थे। नजारे पर सभी ने हवा में तनाव महसूस किया। रानी ने फिर अपना हाथ उठाकर उस आदमी को इशारा किया जिसका सिर नीचे था और आगे बढ़ने के लिए। वह आदमी तेजी से आगे बढ़ा और उसे सेल फोन दिया। बंटी, तुमने जैसे कहा था हमने वैसी तस्वीरें ली हैं। इन्हें देखकर बताओ। मुझे विश्वास है कि तुम इससे सेटिस्फाइड होंगे। बंटी ने अपने सोने की अंगूठी वाले हाथ को ऊपर उठाया, अपने बगल वाले आदमी को फोन उठाने और उसे देने के लिए इशारा किया। बंटी ने अपनी पैनी नजर से तस्वीरों को ध्यान से देखा। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और रानी की ओर शक की नजरों से देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही लड़की है? मैंने सुना है कि दीवान परिवार की बहू बेहद ही खूबसूरत है।
वह ऐसी कैसे दिख सकती है? बंटी, तुम जानते हो कि उसे तुम्हारे आदमी ही लेकर आए हैं। हमें पता नहीं है कि दीवान परिवार की बहू कैसी दिखती है। हो सकता है कि उसकी खूबसूरती के बारे में अफवाहें फैली हों, रानी ने समझाया। इम्पॉसिबल, क्या वो बीच में ही कहीं गायब हो गई है? वो लड़की कहाँ है? मुझे देखने दो, बंटी ने मांग की। उसके बिग बॉस ने उसे पर्सनली इस काम को पूरा करने का ऑर्डर दिया था, इसलिए वह किसी भी झटके को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन अगर किसी ने महिला की अदला-बदली की है तो यह उसके समय की बर्बादी होगी। अचानक रानी के एक्सप्रेशन बदल गई। दरअसल तस्वीरों में दिख रही महिला ने खुदकुशी करने से पहले यहाँ काम किया था। बंटी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए रानी ने बंटी को बेवकूफ बनाने के लिए इन तस्वीरों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। लेकिन अब वह इस महिला को सबूत के तौर पर कैसे पेश कर सकती है? जब बंटी ने रानी के एक्सप्रेशन देखे तो वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। वह सोफे से उठा और रानी की ओर चल पड़ा। उसने उसकी ठुड्डी को जोर से पकड़ा और अपनी आंखें सिकोड़ ली। रानी, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, रानी ने जोर से अपना सिर हिलाया। उसकी एक्सप्रेशन तुरंत बदल गई। क्या ऐसा है? बंटी ने कोल्ड टोन में पूछा और उसने रानी को दूर धकेल दिया और अपने पीछे बॉडीगार्ड की ओर बढ़ गया। उस लड़की को इस जगह के कोने कोने में ढूंढ लो। बॉडीगार्ड्स उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए दौड़े। दूसरी ओर मिष्टी कस्टमर के रूप में एक पब में गई। जल्द ही वह एक आदमी से एक सेल फोन उधार लेने में कामयाब हो गई, जो उससे चैट कर रहा था। वह आदमी पहले से ही नशे में था। उसने अपनी आंखों से मिष्टी को लचर नजरों से देखा। लेकिन यह आदमी ही नहीं, जब से मिष्टी ने पब में कदम रखा तब से उसने अंदर के सभी आदमियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। यह उसके लिए एक खतरनाक जगह थी। किस्मत से उसने कॉल कर लिया है, लेकिन वह अभी भी नहीं जानती थी कि वे उसे बचाने कब आएंगे। फिर उसने मुड़कर उस बदबूदार और नशे में धुत आदमी की ओर देखा और उसे तुरंत मोबाइल फोन वापस कर दिया। लड़की, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीदता हूँ, आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसने एक हाथ में बियर पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से मिष्टी के कंधे को पकड़ने के लिए पहुंचा। मुस्कुराते हुए मिष्टी के होंठ थिरक उठे। ठीक है फिर, इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ है, मिष्टी ने बियर की बोतल पकड़ ली और उसके सिर पर दे मारी। उसने जोर से नहीं मारा, इसलिए बोतल नहीं टूटी, लेकिन उस आदमी की आंखें फटी के फटी रह गईं और वो जमीन पर गिर गया। उसने आदमी के साथ जो किया उसे देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए। फिर बारटेंडर आगे बढ़ा और धीमे आवाज में कहा, मिस, आपको यहाँ लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसा है? मिष्टी ने अपना मुंह घुमाते हुए कहा। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने मुझे पहले छुआ? मिष्टी ने कहा, जबकि दूसरा पक्ष उसे दंग होकर घूर रहा था। वह फिर फोन लेने के लिए झुकी और यह कहकर चली गई, मैं सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उस व्यक्ति ने मिष्टी को यहाँ कस्टमर में से एक माना था। जब उसने मिष्टी को ब्रांडेड कपड़े पहने देखा था, जबकि फर्श पर पड़ा आदमी एक जर्जर शराबी आदमी की तरह लग रहा था, उसने बिल्कुल भी मिष्टी को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वह बस चला गया और नाटक किया कि कुछ भी नहीं हुआ था। चैप्टर 93। मिसेज दीवान ने फोन किया है, गाड़ी चलाते समय आकाश चिल्लाया। इससे पहले उन्हें मिष्टी द्वारा भेजा गई लोकेशन पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। अब उसका फोन आने के बाद वे आखिरकार शांत हुए। ऐसा लग रहा था कि मिष्टी फिलहाल ठीक है। यह जगह बहुत दूर थी। इन किडनैपर्स को पता था कि अगर वे शहर में रहे तो अगस्त्या तुरंत उनका पता लगा सकेगा। इसलिए वे मिष्टी को एक ऐसी जगह ले गए जहां उसके अस्तित्व के बारे में किसी को पता नहीं था। यह जगह अराजक होने के लिए फेमस थी। पूरी जगह इस हद तक जर्जर थी कि यहाँ लगभग हर दिन अनगिनत बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट की घटनाएं होती थी। दरअसल यह मनुष्यों के रहने की जगह नहीं थी। उन्होंने इस छोटे से कस्बे का पूरा पता लगाया, लेकिन वे अभी भी नहीं जानते थे कि मिष्टी कहाँ है। मिष्टी का मोबाइल फोन उसके पास नहीं था, इसलिए वे उसकी सटीक लोकेशन बिल्कुल नहीं जान सके। जब वे घबरा गए तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी उन्हें अपना पता भेज देगी। उसने फोन भी किया और उन्हें बताया कि वह बावड़ी क्लब नामक जगह पर है। हालांकि इस छोटे से शहर में उस नाम के 10 से ज्यादा क्लब और पब थे। जो व्यक्ति इस शहर में इतने सारे क्लब और पब खोल सकता है, उसे मजबूत बैकग्राउंड हो सकता है। केवल इतना ही, वे अभी भी नहीं ढूंढ पाए थे कि मिष्टी की किडनैपिंग का मास्टरमाइंड कौन था। उनमें से कुछ ने और देर करने का साहस नहीं किया। आखिरकार मिष्टी को बचाना अभी उनकी प्रायोरिटी थी। बंटी, यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है, एक बॉडीगार्ड ने उस महिला की पूरी जगह तलाश करने के बाद कहा। बंटी ने तब रानी को देखा और चिल्लाया, वह कहाँ है? रानी और उसके आदमी तुरंत पीले पड़ गए। रानी, ऐसा लगता है कि काफी समय हो गया है क्योंकि तुमने आखिरी बार देखा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? बंटी ने गुस्से में कहा और उसने अपने बगल वाले आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने चाकू निकाला और रानी की ओर बढ़ा। रानी कुछ कदम पीछे हटी और सदमे में बोली, मैं नहीं जानती। वह लड़की यहाँ भेजे जाने के कुछ ही समय बाद हमसे बच निकली।
हम उसे ढूंढ नहीं पाए, इसलिए हमने तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। बंटी प्लीज इस बार हम पर दया करो, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बंटी का चेहरा भयानक हो गया। क्या तुम अब जीने से थक गए हो? बंटी ने रानी की छाती पर जोर से लात मारी। रानी दया की भीख मांगते हुए जमीन पर गिर पड़ी। बंटी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया, प्लीज हमारी जान बख्श दो, हम फ्यूचर में तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बंटी ने उसकी खिल्ली उड़ाई। उसने आदमी से चाकू लिया और रानी छाती पर पैर रख दिया। उसने तेज चाकू के पिछले हिस्से से उसके चेहरे पर थपथपाया और कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछने जा रहा हूँ, वह लड़की कहाँ है? रानी बंटी के चेहरे में किलर इंस्टिक्ट को महसूस कर सकती थी। वह उस समय बहुत डरी हुई थी। उसने दांत पीस कर कहा, मुझे नहीं पता। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसे अपने हाथ के पिछले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ। वह तुरंत दर्द से चीख उठी। चाकू ठीक उसके हाथ से आर पार हो गया और खून चारों ओर फैल गया। रानी इतनी आहत हुई कि उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसे थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन अगर वह ऐसा करने पर जोर नहीं देती तो वह शायद इस जगह को कभी नहीं छोड़ती। इस गंदे आदमी की सेवा करने के बाद भी उसे इस जगह पर रहना होगा। मिष्टी, जो एक अंधेरे कोने में छिपी थी, ने यह सब देखा। उसकी एक्सप्रेशन में भारी बदलाव आया। न केवल उसने चीख सुनी, क्लब में बाकी सभी ने भी इसे सुना। हालांकि सभी ने अपने काम को जारी रखा जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। मिष्टी ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। अचानक उसे एक और चीख सुनाई दी। उसका चेहरा तुरंत भयानक हो गया। बंटी ने चाकू तेजी निकाला जो उसके हाथों में बुरी तरह से गड़ा था। चाकू की नोक से खून टपकने के कारण चाकू खून से सना हुआ था। रानी, तुमने वर्षों से जो योगदान दिया है, उसके बेस पर मैं पहले से ही तुम पर मेहरबान हूँ। लेकिन अगर तुम डरने से इनकार करती हो तो तुम्हारा अगला हाथ अब इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता है, बंटी ने अपने चेहरे पर एक बुरी मुस्कान के साथ कहा। रानी ने डर से कांपते हुए बंटी की ओर देखा। जब वह कुछ कहने ही वाला था, मनोज दौड़कर बाहर आया और बंटी के सामने घुटने टेक दिए। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, बंटी, यह सब मेरी गलती है, चाहो तो मुझे सजा दो, रानी इनोसेंट है। बंटी घूमा और मनोज की छाती पर जोर से लात मारी। तुम ही हो जिसने उसे भागने दिया। बंटी द्वारा लात मारे जाने के बाद मनोज को बहुत चक्कर आने लगे। उसने फिर बंटी से दया की भीख मांगी। बंटी, मैं गलत हूँ, मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा, प्लीज इस बार मेरी जान बख्श दो। दम्मित, इस आदमी को मौत के घाट उतारो, बंटी चिल्लाया और उसने मनोज को एक तरफ लात मारी और बॉडीगार्ड्स को उसे मारने के लिए बुलाया। नहीं, रानी चिल्लाई जब वह दर्द में बंटी के पास पहुंची और उसके पैर को पकड़ लिया। उसने विनती की, प्लीज बंटी, मैंने तुमसे विनती की, प्लीज देखो कि हमने इतने वर्षों में तुम्हारे लिए क्या किया है और हमारे जीवन को बख्श दें। उसे अब बहुत अफसोस हुआ। उसे लालच के बहकावे में नहीं आना था जिसकी वजह उसे जाने देने के लिए तैयार हो गई। काफी समय हो गया था और पुलिस अभी भी यहाँ नहीं थी। अगर बंटी ने उन्हें नहीं छोड़ा तो वो उन्हें मार देगा। बंटी ने उसे एक तरफ लात मारी और गुस्से से कहा, इसे भी मार डालो। यह मिशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वह फैल गया तो उसे भी परेशानी होगी। लेकिन वह बूढ़ी औरत अभी भी उससे उन्हें जाने देने की भीख मांग रही थी। फिर कुछ लोगों ने रानी और मनोज को घेर लिया। अगर समय रहते उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया तो वे लोग आज रात क्लब में उन्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। उस पल रानी और मनोज की आंखों में निराशा चमक उठी। उनमें से सबसे पहले यहाँ आने वाली रानी थी। उस समय उसे पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि उसके पास पैसे कमाने का कोई तेज तरीका खोजने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंत में उसे बरगलाया गया और वह इस तरह की गंदी जगह पर आ गई। उसे इस पद पर बने रहने में 10 साल से ज्यादा का समय लगा। हालांकि यह वह नहीं था जो वह चाहती थी। वह केवल इस गंदी जगह से बाहर निकलना चाहती थी। जहां तक मनोज का सवाल है, उसे यहाँ 5 साल पहले लाया गया था। उस समय उस पर साहूकारों का इतना ज्यादा धर्ष था कि साहूकार ने उसे यहाँ मुफ्त मजदूर के रूप में बेच दिया। कुछ ऐसे मौके भी आए जब मुश्किल में पड़ने के बाद उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला। यह रानी ही थी जो हर बार उसे बचाती थी। इसी वजह से वह रानी के करीब है। जहां तक अन्य 3 आदमियों की बात है, वे भी रानी के सबॉर्डिनेट है। लेकिन इस इम्पोर्टेंट पल में रानी नहीं चाहती थी कि वे इसमें शामिल हों। उसे मनोज पर तरस आया। उसे अपने फैसले पर पछतावा भी हुआ। अगर यह उसके स्वार्थ के लिए नहीं होता तो वे सभी बच सकते थे। जब वे दोनों हताश थे तभी उन्होंने इमारत के बाहर शोरगुल सुना। बंटी तुरंत खड़ा हो गया। क्या हुआ? बैंग बैंग। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, दरवाजे के बाहर से गोलियों की आवाज सुनाई दी। बंटी, रानी, काले रंग के कपड़े पहने आदमियों का एक ग्रुप क्लब में घुस गया। एक आदमी जोर की चीख के साथ कमरे में पहुंचा। वह रानी और मनोज को फर्श पर देखकर चौंक गया। काले कपड़े पहने आदमी। बंटी ने राहत की सांस ली जब उसे पता चला कि यह पुलिस नहीं है। लेकिन उसके इलाके में गोली चलाने की हिम्मत कौन करेगा?
उसका चेहरा सीरियस हो गया और उसने कहा, मेरे साथ आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे एरिया में घुसने की हिम्मत किसमें है। वे सब फिर कमरे से बाहर चले गए और नीचे चले गए। मिष्टी को पता था कि यह आकाश और उसके आदमी थे। वह आखिरकार अपने मन को शांत कर सकी। जब वह जाकर देखने ही वाली थी तो उसने मनोज को देखा, जो दर्द से कराह रहा था, और रानी, जिसका फर्श पर लगातार खून बह रहा था। वह आईब्रो चढ़ाते हुए उनकी ओर चली। जब उन दोनों ने अपने कदमों की आहट सुनी तो उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी की और सतर्क हो गए। जब उन्होंने मिष्टी को देखा तो वे चौंक गए। तुम वापस क्यों आई? मुझे लगता है कि यह बाहर की तुलना में यहाँ ज्यादा सेफ हूँ, मिष्टी ने कहा और रानी की मदद करने के लिए आगे आई। रानी का हाथ, जो कि बुरी तरह से जख्मी था, देखकर उसकी आंखें छलक उठीं। क्या वे लोग पुलिस अधिकारी हैं? रानी ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, मैंने अभी पुलिस को फोन किया है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, मिष्टी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो वे कौन हैं? मुझे लगता है कि तुम्हें पहले अपने घाव का इलाज करना चाहिए। बाकी चीज की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे अभी के लिए अलग रख दो, मिष्टी ने कहा और उसके घायल हाथ की ओर इशारा किया। रानी बेवकूफ मूर्ख नहीं थी। अगर वे आदमी पुलिसकर्मी नहीं थे तो वे मिष्टी के आदमी थे जो उसके बचाव में आए थे। रानी ने सिर हिलाया। वह आखिरकार राहत की सांस ले सकी। गोलियों की आवाज सुनकर डांस फ्लोर पर मौजूद लोग चीखने लगे और बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए हर जगह बिखर गए। इस समय क्लब के 10 से ज्यादा ब्लैक कलर की एसयूवी पार्क किए गए थे। काले रंग के वे लोग, जो स्वॉट टीम की तरह दिखते थे, क्लब में घुस गए। क्लब के गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तुरंत गोली मार दी गई। यह नजारा देखकर समय सब सहम गए। दरअसल यह पहली बार था जब किसी ने बंटी के इलाके में लोगों ने गोली मारने की हिम्मत दिखाई। इससे पहले कि बंटी क्लब छोड़ पाता, काले रंग के सूट पहने आदमियों के एक ग्रुप ने उसका रास्ता रोक दिया। बंटी उन सभी लोगों पर एक नजर डाली। उसके एक्सप्रेशन में काफी बदलाव आया। तुम कौन हो? काले कपड़े पहने वे लोग अचानक एक तरफ पीछे हट गए। एक कोल्ड और चार्मिंग आदमी, जिसने राजसी आभा बिखेरी, क्लब में दाखिल हुआ। उसकी आंखें तेज थी और उसका स्वभाव कोल्ड था। जैसे जैसे वह उसके करीब आता गया, आसपास के लोग तनाव महसूस कर रहे थे। उसकी गॉड फिगर अनप्रोचेबल लग रही थी कि उसकी हर हरकत ने लोगों को डरा दिया। फिर उसने भयानक चेहरे वाले बंटी पर अपनी निगाहें टिका दी। क्या तुम वही हो जिसने मेरी वाइफ को किडनैप किया है? चैप्टर 94। बंटी एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी जिंदगी में ऐसे कई बेहतरीन नजारे देखे थे। हालांकि उसके सामने यह आदमी शत्रुता से भरा हुआ था और थोड़ा डरावना लग रहा था, फिर भी वह मुस्कुराया और शांत हो गया। आप किस बारे में बात कर रही हैं, सर? क्या यहाँ कोई गलतफहमी है? हम आपकी वाइफ का अपहरण कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसा है? अगस्त्या ने सरकास्टिक लहजे में कहा। उसकी आंखों की ठंडक ने बंटी को अचानक डर से कांप दिया। बंटी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह सांस भी नहीं ले पा रहा था। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। क्लीन डेम अप, अगस्त्या ने ऑर्डर दिया और उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। बंटी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई ऐसा होगा जो उसके एरिया में ऐसा कुछ करने का साहस करेगा। इसके अलावा इस डरावने आदमी ने यह सब उसकी आंखों के सामने किया। यस सर, हंटर ने अपना हाथ उठाया और 10 से ज्यादा हथियारबंद काले कपड़े पहने हुए लोग क्लब में घुस गए और उन्होंने बंटी और उसके आदमियों को घेर लिया था। फिर उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें उन पर तान दी। तुम कौन हो? बंटी अभी बहुत घबराया हुआ था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह डरावना आदमी उसके आदमियों को मारने की हिम्मत करेगा। लेकिन वे लोग कोई साधारण लोग नहीं थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने हत्या करने की ट्रेनिंग ली है, खासकर जिसने उन्हें लीड किया है। इस शख्स का दावा था कि वह अपनी पत्नी के लिए आया था। उसकी पत्नी कौन है? क्या यह हो सकता है कि... बंटी के दिमाग में अचानक एक छवि कौंध गई। फिर उसने अपनी आंखें खोली और अगस्त्या को देखा। आप उन सबको मार दो, हंटर ने ठंडेपन से कहा। रुको। जैसे ही बंटी और उसके आदमी पीले पड़ गए, उन्होंने एक लड़की की क्लियर आवाज सुनी। मिसेस दीवान, आदमियों में से एक चिल्लाया। मिष्टी को वहां खड़ा देख सभी हैरान रह गए। अगस्त्या की ठंडी आंखें अचानक कोमल हो गईं। उसने सिर उठाकर उस दिशा में देखा। उन्हें अभी मत मारो, हम नहीं जानते कि इस सब के पीछे कौन है, मिष्टी ने कहा। बंटी उसे क्लब में देखकर बहुत हैरान हुआ। क्या वो पूरे समय क्लब में छिपी थी और यह दीवान परिवार की बहू है? हंटर अगस्त्या को देख रहा था क्योंकि वह उसके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। हालांकि अगस्त्या की निगाहें अभी भी मिष्टी पर टिकी थी। जब उसने महसूस किया कि उसे कोई चोट नहीं आई है तो उसने मुड़कर कहा, एक को जिंदा रखो। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, गोलियों की आवाज से क्लब का सन्नाटा टूट गया। बंटी के आदमियों को एक के बाद एक गोली मारी गई। बंटी इतना डरा हुआ था कि उसे घुटनों में कमजोरी महसूस हुई। वह एकदम से जमीन पर गिर पड़ा। मिष्टी उस समय अगस्त्या की ओर दौड़ी, लेकिन वह इतनी घबराई हुई थी कि अचानक रुक गई।
फिर उसने जमीन पर पड़ी लाशों को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। हालांकि मिष्टी ने पिछले जन्म में अगस्त्या के साथ जीवन गुजारा था, लेकिन इससे पहले उसने ऐसा खूनी मंजर कभी नहीं देखा था। यह पहली बार था जब उसने उसे अपने सामने किसी को मारते देखा था। बेशक वह उस समय मौत से डर गई थी, लेकिन ये सभी लोग उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त्या उन्हें आसानी से कैसे जाने दे सकता था? अगर रानी ने उसकी शर्त नहीं मानी होती तो बंटी उसे पहले ही मौत के घाट उतार सकता था। वह उससे कैसे बच सकती थी? यह नजारा देखकर आसपास के लोग काफी हैरान रह गए, पर उस समय किसी ने एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं किया। वे अगला निशाना बनने से बहुत डरते थे। आकाश और हंटर ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उन्होंने मिष्टी को चिंता से देखा। मिष्टी उनसे बिल्कुल अलग थी। वह एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहती थी। हालांकि चूंकि वह कुछ हद तक अगस्त्या के जीवन से बंधी हुई थी, देर उसे इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। अगस्त्या चाहता है कि उसके आदमी मिष्टी के सामने हत्या करें। शायद वह चाहता था कि मिष्टी समाज की क्रूएल्टी को देखे। हालांकि यह सब मिष्टी पर डिपेंड करेगा कि क्या वह इसे एक्सेप्ट कर सकती है। क्या तुम डर गई? मिष्टी के पास जाते हुए अगस्त्या ने पूछा। वह उसके पीले चेहरे को सहलाते हुए उसे देखता रहा। अगस्त्या के ठंडे स्पर्श को महसूस करते ही मिष्टी तुरंत होश में आ गई। उसने जो कहा उसे सुनकर वह एक पल के लिए दंग रह गई। जल्द ही उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, वे इसके लायक थे। अगर उसने उन लोगों को नहीं मारा तो फ्यूचर में और लोग पीड़ित होंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनसे छुटकारा पाना बेहतर होगा। लेकिन अभी वह जिस चीज को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित था वह था अगस्त्या। उसने यहाँ इतने लोगों को मारा था। अगर पुलिस को पता चल गया तो क्या होगा? अगस्त्या ने उसकी आंखों में चिंता देखी। किसी तरह उसकी चिंता ने उसके मूड को भी इफेक्ट किया। कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगस्त्या ने अपने पीछे वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके आदमियों ने तुरंत लाशों और गंदगी को साफ किया। मनोज और रानी आवाज सुनकर तुरंत बाहर आए। उनके चेहरे चादर की तरह पीले थे। जमीन पर खून का पूल देखकर कुछ औरतें इतनी डरी हुई थी कि वे उस समय पागलों की तरह कांप रही थी। प्लीज हमारी जान बख्श दो, यह सब हमारे किसी काम का नहीं है। वे वही हैं जिन्होंने हमसे यह करवाया है। कुछ औरतों का ग्रुप जो इस क्लब में धंधा करती थी, अगस्त्या के सामने घुटने टेककर उससे दया की भीख मांगती है। अगस्त्या ने उनकी ओर बिल्कुल नहीं देखा। उसने बस मिष्टी की कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा और दूर जाने का इरादा किया, लेकिन मिष्टी ने उसे रोक लिया। जब अगस्त्या ने उसकी ओर देखा तो उसने कहा, तुम उन्हें मार नहीं सकते। अगर यह नहीं होते तो मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाती। अगस्त्या ने फिर रानी और वहां के बाकी लोगों पर नजर डाली। वे चुलबुली औरतें बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं थी। वे जानती थी कि उनके सामने खड़ा आदमी इतना सीधा साधा नहीं है। इस तरह महिलाओं में से एक अगस्त्या के सामने रेंगती हुई आई और उसे खुश करने की कोशिश की। सर, अगर आप हमें जाने देंगे तो मैं अपने पूरे जीवन आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, पिक्सी ने झुककर अपनी रिवेलिंग ड्रेस से ब्रेस्ट दिखाते हुए कहा। बेशक मिष्टी का रूप उस पिक्सी नाम की महिला की तुलना में बहुत ज्यादा सुंदर था। हालांकि पिक्सी का फिगर मिष्टी से बेहतर था, इसमें कोई शक नहीं। मिष्टी ने गुस्से में अगस्त्या की रिएक्शन देखी। वह जानती है कि आदमी को बड़े ब्रेस्ट पसंद होते हैं, लेकिन क्या वह भी दूसरे आदमियों जैसा ही है? मिष्टी ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा, लेकिन उसने महसूस किया कि अगस्त्या उसे ही देख रहा था। उसने उस महिला की तरफ देखा तक नहीं। ऐसा नजारा देखकर वह खुश हो गई। फिर उसने गुस्से से उस औरत की ओर देखा। हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे आदमी को रिझाने की? क्या ऐसा करना में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? आपने अभी क्या कहा मिस? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं बस उन्हें यह बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं खुद को उनके हवाले करने को तैयार हूँ, पिक्सी ने कहा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मिष्टी को इस तरह की दिखावटी औरतों से सबसे ज्यादा नफरत थी। उसने ऐसी एक्टिंग किया जैसे कि मिष्टी अब उसे धमका रही थी, जो सोनाली की तरह थी। उनके हवाले? मिष्टी ने सरकास्टिक लहजे में कहा। हाँ, मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, महिला ने अफसोस के साथ अगस्त्या को देखते हुए कहा। लेकिन मुझे अफसोस है कि हम अपने घर में आवारा कुत्तों को नहीं पालते। मिष्टी ने उसे अच्छी तरह से देखते हुए अपना सिर हिलाया। पिक्सी इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। वह फिर अगस्त्या को देखने के लिए मुड़ी और उसने अगस्त्या पैंट पकड़ने के लिए भी हाथ बढ़ाया। सर, उसे देखो, वो मेरा इस तरह अपमान कैसे कर सकती है? उसने एक बिगड़ैल बच्चे की तरह एक्टिंग की, जिसने मिष्टी को परेशान कर दिया। जब उसने उसकी उस चिड़चिड़ी आवाज को सुना, तभी अगस्त्या ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसने उसकी ओर तिरस्कार से देखा और ठंडेपन से कहा, हाथ हटाओ। वह महिला इतनी डर गई कि उसने तुरंत उसकी पैंट छोड़ दी। उसने कुछ कदम पीछे हटे और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। मिष्टी अब उससे निपटना नहीं चाहती थी।
फिर उसने रानी और उसके आदमियों की ओर देखा। वादे के अनुसार मैं तुम्हें रिहा कर दूंगी, लेकिन मुझे आशा है कि तुम अपने जीवन को फिर से चालू करोगे और इन भयानक चीजों को फिर से करना बंद कर दोगे। शुक्रिया, रानी ने मिष्टी की ओर देखते हुए ग्रेटफुली कहा। मिष्टी का मुंह बिना कुछ कहे मुस्कुराहट से भर गया। वास्तव में रानी और उसके सबॉर्डिनेट उतने बुरे नहीं थे जितना दूसरों ने कल्पना की थी। बस बंटी ने किस्मत मजबूर कर दिया और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। उस समय जब मिष्टी ने रानी का फोन पैसे ट्रांसफर करने के लिए लिया था तो उसने एक मैसेज देखा। यह एक डॉक्टर का नंबर था। यह पता चला कि उसके बेटे को ल्यूकेमिया था। उसकी बीमारी के इलाज के लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसके पास कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के अलावा कोई चारा नहीं था। यही कारण था कि जब उसने पहले रानी को इतने सारे पैसे ऑफर किए तो रानी उसे फ्री करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थी। आखिरकार काम खत्म करने के बाद बंटी शायद उसे पे नहीं करता। जब वे मुड़े और छोड़ने का इरादा किया तो उन्होंने अचानक रानी की आवाज सुनी। मिष्टी ने मुड़कर उसकी ओर क्यूरोसिटी से देखा। रानी ने अगस्त्या की ओर डरते हुए देखा। रानी ने आगे बढ़कर कहा, दरअसल मैं इस घटना के बारे में कुछ जानकारी जानती थी, हालांकि मुझे नहीं पता था कि इससे मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि उसे बताना मेरा फर्ज है। मिष्टी और अगस्त्या ने एक दूसरे को जली हुई आंखों से देखा। फिर उन्होंने उसकी ओर देखा। तुम इस मामले के बारे में कितना जानती हो? क्या तुम जानती हो कि इस सब के पीछे कौन है? रानी ने अपना सिर हिलाते हुए माफी मांगी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन मैंने सुना है कि बंटी ने फोन पर किसी मिस्टर दीक्षित का जिक्र किया था। वह किसी अमीर परिवार या किसी और से हो सकता है। साथ ही बंटी के पास मजबूत सपोर्ट है। मुझे नहीं पता कि वे कौन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे आपके आसपास के लोग होंगे, इसलिए आपको हर समय बहुत सावधान रहना चाहिए। रानी ने मिष्टी को गंभीरता से देखकर कहा। से चैप्टर 95। मिष्टी की आंखें डार्क हो गई। मिस्टर दीक्षित? अगर उन ठगों ने उसे इतनी इज्जत से बुलाया है तो यह इशारा होगा कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि वह दीक्षित सरनेम वाले किसी व्यक्ति को नहीं जानती थी। दूसरी पार्टी उसके साथ ऐसा कुछ क्यों करना चाहती थी? इसके अलावा वे चाहते थे कि उसे अपमानित किया जाए और उसकी रेपुटेशन को भारी नुकसान पहुंचाया जाए। यह बहुत अजीब था। बूम! मिष्टी के कार में बैठते ही बावड़ी क्लब में विस्फोट हो गई। उसने मुड़कर देखा तो इमारत की खिड़कियों से आग की लपटें निकल रही थी। आज की रात ऐसी बेचैन करने वाली रात थी। तुम वापस क्यों आए? मिष्टी ने अपने बगल में बैठे आदमी को देखते हुए पूछा। वह आज बहुत डरावना लग रहा था। वह सुबह बिजनेस ट्रिप पर था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि मिष्टी मुसीबत में है वह वापस आ गया। मिष्टी को लग रहा है उसकी किडनैपिंग से अगस्त्या की बिजनेस डील को काफी नुकसान हुआ होगा। मिष्टी तो उसने सोचा कि केवल आकाश और हंटर ही उसके बचाव में आएंगे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे बचाने के लिए देश वापस आ जाएगा। मिष्टी ने अपने होंठ काट लिए। पुनर्जन्म के बाद भी इतनी बेवकूफ होने के कारण उसे अपने दिमाग से नफरत हो गई। अगर वह और ज्यादा सतर्क रहती तो वह आसानी से जाल में नहीं फंसती। इसलिए ये सभी घटनाएं बिल्कुल नहीं होती। अगस्त्या ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, अगर हम पैसे खो देते हैं हम अभी भी इसे वापस पा सकते हैं, लेकिन अगर तुम खो जाती तो तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता। मिष्टी ने जवाब दिया, दरअसल तुम अब भी दूसरी औरत ढूंढ सकते हो, है ना? अगस्त्या ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारी जगह किसी और महिला को ढूंढूं? नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। दरअसल तुम इस मामले को आकाश और हंटर पर छोड़ सकते थे। तुम्हें अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस लौटने की जरूरत नहीं थी। मुझे तुम्हें परेशान करने के लिए बहुत बुरा लग रहा है, उसने कहा। अगस्त्या ने धीमी आवाज में जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिष्टी स्पीचलेस थी। अगस्त्या ने सिर उठाया और उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। मिष्टी को नहीं पता कि उन लोगों ने पहले उसे कहाँ अगवा किया था। वह जगह इतनी सुनसान लग रही थी कि उन्हें घर पहुंचने में 2 घंटे लग गए। जब उसने समय देखा तो रात के 2 बज चुके थे। मिष्टी बहुत थक गई थी। ऐसा लगता था कि उसने पूरी दुनिया की यात्रा की है और यह सब सिर्फ एक दिन में देख लिया है। रास्ते में अगस्त्या ने उसे मोटे तौर पर बताया कि क्या हुआ था। उसकी दादी रानो ही वह व्यक्ति थी जिन्होंने उस नौकर के लिए अगस्त्या के रेजिडेंस पर उसकी देखभाल करने के लिए रखा था। आमतौर पर रानो दीवान की हवेली से कुछ मेहनती नौकरों को अगस्त्या के रेजिडेंस पर भेजती थी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि किसने उस नौकर को रिश्वत दी थी। इसके अलावा जब अगस्त्या ने मिष्टी से कहा कि वह सुबह एक बिजनेस ट्रिप पर जाएगा तो नौकर उसी वक्त मिष्टी को चाय सौंपने आई थी। इसलिए यह सुनकर उसने अपनी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। दीवान परिवार में बहुत से लोग मिष्टी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जिन कुछ लोगों ने इसे खुलकर दिखाया वे अगस्त्या के पिता और सौतेली माँ या नताशा थी। आरव और तनीषा के लिए उसे शक था कि जुड़वा उस के साथ ऐसा कुछ करेंगे।
इसलिए सबसे संदिग्ध सस्पिशियस व्यक्ति अगस्त्या के पिता, उसकी सौतेली माँ या नताशा हो सकती है। लेकिन मिष्टी को यह समझ नहीं आया कि उन्होंने उसके खिलाफ इस तरह के गुप्त तरीकों का इस्तेमाल क्यों किया। वे उसकी रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहते थे और उसे उन तस्वीरों से धमकाना चाहते थे। ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की तरकीब का इस्तेमाल एक आदमी कर सकता है। वर्षा दीवान परिवार की सबसे करीबी थी और नताशा के साथ उसके रिश्ते भी अच्छे थे। जहाँ तक नताशा की बात है, वह हमेशा मालती के करीब रही है। मिष्टी को शक होने लगा कि वह इसके पीछे है। अगर वह अपनी हैसियत बनाए रखना चाहती थी तो उसे सतर्क और बहुत सावधान रहना होगा। आखिरकार दुश्मन अंधेरे में छिप गए हैं, जबकि वह वहां से आसान निशाना थी। वो पहले की तरह जिद्दी नहीं हो सकती। जब उसने सोचा कि आज क्या हुआ, तो उसकी सांस फूल गई। वह इतनी बदकिस्मत कैसे हो सकती है। फिर नहा धोकर सोने के लिए तैयार हो गई। मिष्टी अपने कमरे में घूम रही थी, लेकिन अचानक वह रुक गई, फिर मुड़ी और अगस्त्या के कमरे में चली गई। अगस्त्या के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मिष्टी हैरान थी क्योंकि उसने शायद ही कभी इसे खुला रखा था। उसने ध्यान से दरवाजा खोला और अंदर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। इसके बजाय उसने बाथरूम से बहते पानी की आवाज सुनी। जैसे ही वह अंदर चलने वाली थी, बहते पानी की आवाज बंद हो गई और कुछ सेकंड बाद अगस्त्या बाथरूम से बाहर आया और उसकी कमर पर एक तौलिया लटका हुआ था। वह उसकी तनी हुई स्किन और उसके पेट पर पानी की बूंदों को देख सकती थी। जब अगस्त्या बाथरूम से बाहर निकाला और उसे देखा, तो वह भी चौंक गया। यह देखकर कि वह उसे किस कदर देख रही थी, अगस्त्या हंसे बिना नहीं रह सका। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ा, उसने उससे पूछा, क्या तुमने जो देखा उससे सेटिस्फाइड हुई? मिष्टी ने जोर से निगल लिया और गंभीरता से सिर हिलाया। अगर कोई और उसे इतने प्यार से देख रहा होता तो अगस्त्या को घिन होती। लेकिन जब मिष्टी की बात आई तो यह उसे किसी तरह एक अचीवमेंट की तरह लगा। उसने मिष्टी की नाक की चुटकी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी मिष्टी को होश आया। उसने अपनी नाक को छुआ तो शर्माते हुए अपनी आंखें नीची कर ली। जब उसने देखा कि वह कितनी शर्मा रही है, तो उसके होंठ उठे और उसने पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? मुझे डर लग रहा है। मिष्टी को याद आया कि वह यहाँ क्यों थी और सिर नीचे करके बोली, क्या मैं आज रात यहाँ फिर से सो सकती हूँ? वह वैसे भी एक बार यहाँ सो चुकी थी, इसलिए अगर वह फिर अपने कमरे में सोने चली गई तो यह उसके करीब आने की कोशिशों की बर्बादी होगी। उसे स्थिति का फायदा उठाना चाहिए और उसके बिस्तर में सोना चाहिए। जब देर रात होंगी तो उनके कुछ इंटीमेट पल होंगे। उन पलों के बारे में सोचते हुए मिष्टी मुस्कुराए बिना न रह सकी। जब मिशन ने उसकी मुस्कान देखी तो उसे लगा कि उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ रही है। वह उसे रिजेक्ट करना चाहता था, लेकिन जब उसने सोचा कि हाल ही में क्या हुआ था, उसने सोचा कि वह यह देखने का मौका ले सकता है कि क्या वह कोई एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं कर रही है। उनकी शादी को कुछ समय हो गया था और हालांकि वे अच्छी तरह से घुल मिल गए थे, फिर भी उन्होंने अपने रिश्ते में प्रोग्रेस नहीं की। आखिर वह खुद भी चाहता था, लेकिन मिष्टी अभी 18 साल की है और उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचना चाहता था। इस विचार पर उसकी आंखें नम हो गईं और उसने कहा, केवल तभी जब तुम श्योर हो कि तुम ऐसा करना चाहती हो। मतलब, मैं यहाँ सो सकती हूँ? मिष्टी की आंखें तुरंत चमक उठीं। हाँ, अगस्त्या ने सिर हिलाया, बेपरवाह दिख रहा था। हालांकि जब उसने देखा कि मिष्टी कितनी खुश है, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मिष्टी खुश थी और उसने जल्दी से कहा, मैं नाइटवेयर पहनने जा रही हूँ। दरवाजा बंद मत करना। फिर वह बेडरूम से बाहर निकली और अपने ड्रेसिंग रूम की ओर चली गई। सबसे पहले मिष्टी रूढ़िवादी पजामा पहनना चाहती थी, लेकिन आईने में देखने के बाद उसने सोचा कि वह उबाऊ लग रही है। वह बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थी, इसलिए कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी अलमारी से एक स्ट्रेपी नाइट गाउन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। वाइन रेड नाइट गाउन केवल 2 पतली पट्टियों द्वारा हिल था। इसमें वी शेप की नेकलाइन है और केवल उसकी जांघों तक पहुंच रही है। इसे पहनने के बाद उसने खुद को आईने में देखा और शर्माए बिना नहीं रह सकी। हालांकि जब उसने उसकी ड्रेस की तुलना उस महिला से की जो आज बार में पहनी हुई थी, तो उसने इस ड्रेस बहुत सेक्सी नहीं माना था। इसके अलावा यह सिर्फ नाइटवेयर था, इसलिए उसने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी आदमियों को सेक्सी महिलाएं पसंद आती हैं। हालांकि उसके चेस्ट इतनी बड़े नहीं थे, लेकिन वे फ्लैट भी नहीं थे। हालांकि उसे याद था कि वह केवल 18 वर्ष की थी और एक संभावना थी कि वह अभी तक पूरी तरह से एडल्ट नहीं हुई थी, तो वह बेहतर महसूस कर रही थी। मिष्टी ने फिर तकिए को गले लगाया और लाल गालों के साथ अगस्त्या के कमरे में चली गई। जब वह उसके कमरे में दाखिल हुई तो अगस्त्या पहले ही अपनी पजामा और टी शर्ट पहन चुका था। वह खिड़की के सामने खड़ा था और बाहर देख रहा था। मिष्टी ने हैरानी से पूछा, हब्बी, क्या तुम सो नहीं रहे हो? अगस्त्या उसे यह बताने के लिए मुड़ा कि उसे पहले सोना चाहिए, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी ड्रेस कितनी पतली है, तो शराब का गिलास उसके हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मिष्टी चौंक गई और जल्दी से पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं, तुम्हें सो जाना चाहिए, अगस्त्या ने अपनी घबराहट को छिपाने के लिए खांसी का नाटक करने के बाद कहा। मिष्टी ने उसकी ओर देखा, अभी भी असमंजस में थी।
उसकी अजीब रिएक्ट की वजह से शुरू में उसे जो शर्म महसूस हुई थी वह गायब हो गई थी। अगस्त्या को गुड नाइट के कहने के बाद वह बेड की ओर चली गई। मिष्टी ने अपना सिर उसकी छाती की ओर देखने के लिए नीचे कर लिया। उसने निराशा से आंख भरी और उसे शक हुआ कि वह अट्रैक्टिव नहीं है। नहीं तो उसने उसकी तरफ देखा भी क्यों नहीं। उदास होकर मिष्टी बेड पर चढ़ गई और थोड़ी देर बाद सो गई। इस बीच हंटर स्टडी रूम में आया और अगस्त्या से कहा, सर, उस आदमी ने यह सब एक्सेप्ट कर लिया है। उसे राकेश दीक्षित ने ही ऑर्डर दिया था। राकेश दीक्षित? अगस्त्या ने डेस्क पर अपनी उंगलियां थपथपाना बंद कर दिया और सोचा, दीक्षित परिवार? क्या यह मामला मालती दीक्षित से जुड़ा हो सकता है?